नमस्कार मित्रों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे नोटबुक आईएएस के इस चैनल पे। मेरा नाम है दीपिका और अब हम डिस्कस करने वाले हैं जो भी द हिंदू में निकले महत्वपूर्ण एडिटोरियल्स और आर्टिकल्स हैं, हम डेली बेसिस पे डिस्कस करते हैं और हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं पहले एक क्वेश्चन। वो क्वेश्चन किसी भी चीज़ से संबंधित हो सकता है दोस्तों, वो प्लेसेस इन न्यूज़ से हो सकता है, वो इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो सकता है, वो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो सकता है। तो उस क्वेश्चन से संबंधित एक कोई ना कोई बेहद महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हमारे पूरे डिस्कशन में मौजूद होता है। तो आप कोशिश करिए उस प्रश्न का आंसर देने की, फिर हम लास्ट में देखेंगे कि उसका आंसर क्या है। तो चलिए इसी बात पे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे आज द हिंदू में क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स निकले हुए हैं। आज आप सभी जानते हैं कि संडे का दिन है, तो साइंस से संबंधित काफ़ी आर्टिकल्स निकले हुए होते हैं और आप सभी जानते हैं कि जो द हिंदू में निकलने वाला साइंस का पेज होता है संडे में, वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस साइंस एंड टेक के पुट कर लिए जाते हैं आपके एग्जाम में। वो यूपीएससी का एग्जाम हो तो वो बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये आर्टिकल्स हमारे लिए साइंस के। तो चलिए देख लेते हैं। कोशिश हमारी यही रहती है कि हम आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है सारे इन्फॉर्मेशंस को, न्यूज़ में निकली हुई इन्फॉर्मेशंस को प्रोवाइड करवाएं। देखिए दोस्तों, हम मेहनत यहाँ पे कर रहे हैं, तो आप लोगों का भी एक थोड़ा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमें सब्सक्राइब करने की। देखिए हम यहाँ पे पूरा न्यूज़पेपर पढ़ के आते हैं, उसको लाइन टू लाइन हम आपको दिखा भी सकते हैं कि लाइन टू लाइन हम पढ़ते हैं, जिससे कि आपको वो आर्टिकल में से वो महत्वपूर्ण चीज़ें ना छूटने पाएँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो और आपको भी ज़्यादा बर्डन ना हो, आप यहाँ से देख करके उसकी प्रिपरेशन कर लें। तो चलिए पहले देख लेते हैं हमारे आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स क्या हैं। आफ्टर 11 years गैप, सेंटर डिस्क्लोजेस की कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे डेटा। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे डेटा को अभी जो है हमारी गवर्नमेंट ने डिस्क्लोज किया है। 11 साल पहले उन्होंने डेटा कलेक्ट किया था, उसके बाद में डिस्क्लोज किया हुआ है। तो इस पे हम देखेंगे और इसका क्या इम्पैक्ट हो जाता है। पहले ही पेज की न्यूज़ है इकोनॉमी से रिलेटेड, तो ये बेहद इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। हम देखेंगे, थोड़े से डेटा वगैरह भी देखेंगे, ट्रेंड को एनालाइज करेंगे। आप देख रहे हैं आजकल जो है एक फैक्चुअल चीज़ों को फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछने का जो है चलन थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है एग्जाम वगैरह में, तो इसलिए हम थोड़ा सा ओरिएंटेड होते हैं कि हाँ थोड़ी फैक्चुअल चीज़ों को भी एक बारी दो बारी रिवाइज करवा दें। हालांकि इतने ज़्यादा भी फैक्ट्स नहीं होने पाए, तो बस हम उसके ट्रेंड को देखने की कोशिश करते हैं जिससे एग्जाम में चीज़ें याद रहें आपको। और अगला आर्टिकल होगा हमारा ये वाला, यहाँ पे होगा दोस्तों। ये हमने थोड़ा सा चेंजेस करे हैं क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो हमने यहाँ पे डाल दिया आपको। हाउ 3 लाख ट्यूलिप्स ब्लूम्ड इन दिल्ली। ट्यूलिप्स के बारे में बात कही गई है। दिल्ली में ट्यूलिप्स लगाए गए हैं। इन यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर जब आए थे, उन्होंने तभी से ये प्लेज ले लिया था कि हम यहाँ पे ट्यूलिप के ढेर सारे जो है पौधे लगवा देंगे। तो अभी काफ़ी जो है आप कहेंगे कि ये ऑटम का सीज़न है, जो भी सीज़न है दोस्तों, मुझे इतना ज़्यादा जो है आइडिया नहीं है, लेकिन ये सीज़न मुझे भी बहुत ज़्यादा सही लगता है। ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना तो ठंडी होती है, तो मज़ेदार सीज़न होता है। और इसी सीज़न में जो है यहाँ दिल्ली पे काफ़ी ज़्यादा आप देखेंगे कि यहाँ के पार्क्स की खूबसूरती बढ़ गई है, चाहे वो लोधी गार्डन वगैरह हो। तो यहाँ पे ट्यूलिप के बारे में कुछ चीज़ें हैं, वहाँ पे हम देखेंगे इसको कि क्या है। अगला आर्टिकल होगा हमारा असम टू रिपील मुस्लिम मैरिज एक्ट। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आपने सुना ही कि अब हमारा पहला स्टेट बन चुका है उत्तराखंड इसको लागू करने वाला, मतलब कि हमारे आज़ादी के बाद में। तो अब इसके बाद में ही हम देख रहे हैं अगला कदम क्या है। असम ने जो है मुस्लिम मैरिज एक्ट जो था उनका 1936 है, जो भी है वो हम देख लेंगे आगे, 1936 का उन्होंने रिपील कर दिया और इसको लेकर के थोड़ा कियोस बढ़ गया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये स्टेट ने जो है ये किया हुआ है। अगला होगा हमारा साइंस से रिलेटेड हमारा आर्टिकल है, प्री हिस्टोरिक केस ऑफ एडवर्ड सिंड्रोम फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार एडवर्ड सिंड्रोम का केस पाया गया है। तो हम यहाँ पे देखेंगे एडवर्ड सिंड्रोम क्या होता है। ये साइंस की न्यूज़ है दोस्तों, और ये जो है पहली बारी जो है पाया गया है। प्री हिस्टोरिक केस मिला हुआ है, जो प्रागैतिहासिक काल का एक तरीके का बहुत पुराना केस है, वो यहाँ पे हमें मिला हुआ है। तो हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि क्या है ये न्यूज़। अगला होगा हमारा, ये भी साइंस से रिलेटेड ही न्यूज़ है हमारी। वो क्या है दोस्तों, वो है केरला टेक्स अ पायनियरिंग स्टेप टू कर्ब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एंटी माइक्रोबियल को लेकर के काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ अभी पिछले ही कुछ महीनों में न्यूज़ इतनी ज़्यादा चर्चा में रही थी, डेली बेसिस पे इस पे आर्टिकल्स निकल रहे थे कि ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो इसके बारे में हम पहले जानेंगे कि ये है क्या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, और चीज़ें जो आर्टिकल में बेहद इंपॉर्टेंट दी हैं। H1 रूल है, वो भी हम देखेंगे कि वो कौन सा रूल था, उसको क्यों केरला लागू कर रही है, कब वो आया था गवर्नमेंट ने, और भी क्या क्या चीज़ें की थी। जो चेन्नई डिक्लेरेशन था उसको भी हम देखेंगे यहाँ पे कि क्या है।
काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसमें, वो हम सारी चीज़ें देखेंगे। अगला आर्टिकल होगा हमारा 76% ऑफ टीबी पेशेंट पेड फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट। टीबी पेशेंट्स को लेकर के है, तो यहाँ पे एक आधी स्कीम है उसके बारे में देखेंगे जो टीबी पेशेंट से संबंधित है। तो वो स्कीम को देकर के आपसे पूछा जा सकता है किसी एग्जाम में कि ये जो है स्कीम किस चीज़ से संबंधित है, तो वो थोड़ा सा देख लेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा ट्रेंड एनालिसिस कर लेंगे दोस्तों। अगला आर्टिकल होगा हमारा 3 न्यू क्रिमिनल लॉज टू कम इनटू फोर्स ऑन जुलाई 1। 1 जुलाई से हमारे होम मिनिस्टर जी ने कह दिया, अमित शाह जी ने, कि आपके 3 जो क्रिमिनल लॉज बनाए गए हैं, नए रिफॉर्म हुआ है, जो कॉलोनियल एरा का, जो ब्रिटिश एरा का क्रिमिनल लॉ था उसमें चेंज करके हमने खुद अपना इंडियन क्रिमिनल लॉ बनाया है, तो वो लागू होने की संभावना कब है, उन्होंने बताई कि 1 जुलाई से हम लागू करने की फिराक में है। देखते हैं कि क्या होता है। और यहाँ पे हम देखेंगे वो सारी चीज़ों को एक बार फिर से, आपको जो है न्यूज़ में आया है तो रिवाइज हो जाएंगी आपकी सारी चीज़ें, क्योंकि क्वेश्चन तो इनसे भी बनने ही वाले हैं दोस्तों। अगला होगा आर्टिकल हमारा प्राइम मिनिस्टर लाउड्स रोल ऑफ कोऑपरेटिव इन फार्मर्स वेलफेयर। फार्मर्स वेलफेयर में कोऑपरेटिव के जो है योगदान को लेकर के हमारे पीएम मोदी ने कुछ कहा और उन्होंने कुछ चीज़ों को लॉन्च किया है। तो और पीएसीएस वगैरह क्या होती हैं, ये भी हम चीज़ें यहाँ पे देखेंगे, कुछ इकोनॉमी से संबंधित टर्म्स को। तो चलिए पहले शुरू कर लेते हैं अपने क्वेश्चन के साथ में दोस्तों। हमारा क्वेश्चन आज का क्या है, ध्यान दीजिएगा, और इससे संबंधित हमारे डिस्कशन में एक आर्टिकल होगा, तो आप वहाँ से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है हमारा, तमिलनाडु गवर्नमेंट, तमिलनाडु गोदावरम तमिलनाडु गोदावरमन थिरुमुलापाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केसेस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो गोदावरम केस था तमिलनाडु का, वो जो है किससे संबंधित है? गोदावरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया तमिलनाडु का केस किस चीज से संबंधित है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस से, एमएसपी से, न्यूनतम संवर्धित मूल्य से, दूसरा यूनिफॉर्म सिविल कोड से आपका, तीसरा आपका ट्रिपल तलाक के केस से, चौथा आपका फॉरेस्ट एक्ट से। तो आपको यहाँ पे आंसर बताना है। हम आगे एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे, वहां से आपको आंसर इसका पिक करना है। तो चलिए पहले तो देख लेते हैं हमारा आज का जो पहला आर्टिकल है दोस्तों, वो क्या है। आफ्टर 11 ईयर गैप सेंटर डिस्क्लोजेस की कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे डेटा। इन्होंने और यहाँ पे कुछ जो है डेटा दिए हुए हैं 11 साल के बाद। फॉर द फर्स्ट टाइम इन अबाउट 11 ईयर्स द गवर्नमेंट ऑन संडे रिलीज द ब्रॉड findings the all India household consumption expenditure survey carried out between August 22 and July 23। देखिए 11 साल के बाद जो है इन्होंने सेंटर ने डिस्क्लोज किया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा क्या है दोस्तों? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा वो है कि जो हमारी कंट्री में हम जैसे सारे लोग हैं, जब हम उपभोक्ता हैं, हम किसी चीज़ को कंज्यूम करते हैं, तो हम जो है मंथली वाइज किसी चीज़ पे एक व्यक्ति का कंजम्पशन करने में, किसी चीज़ को उपभोग करने में उसका कितना जो है खर्च आता है, वो कितनी चीज़ें खर्च करता है, महीने भर के अंदर में कितना पैसा खर्च करता है अपनी लिविंग को चलाने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए। तो यही एक तरीके का जो है क्या हो जाता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा हो जाता है। कंजम्पशन मतलब कि उपभोग करना, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च करना। तो उपभोग करने के लिए जो खर्च किया जाता है उसी पे जो डेटा आता है मंथली वाइज एक व्यक्ति करता है, तो उससे ही संबंधित ये डेटा है। ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम कितना ज़्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं और हम किस सेक्टर में कंजम्पशन हमारा ज़्यादा बढ़ा है, हम किन चीज़ों का कंजम्पशन हमने ज़्यादा बढ़ाया है। देखिए कंजम्पशन का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि आप खाने पीने की चीज़ें ही उसमें आती हैं। कंजम्पशन का मतलब होता है आप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का कंजम्पशन भी करते हैं, आप फ़ोन चलाते हैं, आप गाड़ी चलाते हैं, आप ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी गजेट वगैरह भी, आप सर्विसेज वगैरह लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आपके कंजम्पशन में आ जाती है दोस्तों। तो चलिए पहले अब हम देख लेते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन अबाउट 11 ईयर्स द गवर्नमेंट ऑन सैटरडे रिलीज द ब्रॉड फाइंडिंग ऑफ ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे कैरिड आउट बिटवीन अगस्त 22 एंड जुलाई 23। अगस्त 2022 से लेकर के अगस्त 2023 के बीच में जो है लिया गया था, ये सर्वे किया गया था। उसको पहली बार 11 साल के बाद जो है गवर्नमेंट ने फिर से रिलीज़ किया है। 11 साल पहले ये रिलीज़ हुआ था, अब फिर से जाकर के गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया है। इन्होंने 2017-18 में जब जीएसटी लागू हुआ था और उसके पहले डीमोनेटाइजेशन हुआ था, उस टाइम पे भी यहाँ पे इसको कंडक्ट तो करवाया था, लेकिन कुछ सिक्योरिटी या गवर्नमेंट
डेटा क्वालिटी इशू के चलते जो है उन्होंने इसको रिलीज नहीं किया था, क्योंकि उस टाइम पे आप जानते हैं कि डिमोनेटाइजेशन हुआ था और जो है जीएसटी लगा था। तो जाहिर सी बात है कि अगर डेटा उस टाइम पे लिया जाता, लोग कितना जो है एक्सपेंडिचर कर रहे हैं अपने खाने पीने पे, तो काफ़ी ज़्यादा कम भी आ सकता था, क्योंकि उस टाइम पे डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो लोगों के हाथ में उतने पैसे बचे नहीं थे कि वो जो ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर पाते। तो इस हिसाब से कुछ ऐसी चीज़ों को देखते हुए फिर गवर्नमेंट ने उसको रिलीज नहीं किया था उस टाइम पे। और बात क्या होती है कि देखिए, द डेटा विल प्ले अ की रोल इन रिव्यूइंग क्रिटिकल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। जो हमारे क्रिटिकल इकोनॉमिक, जो महत्वपूर्ण इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, संकेतक हैं हमारी आर्थिक स्थिति के भारत के, इंक्लूडिंग द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी के लिए भी वो काफ़ी ज़्यादा सही, एक एक्यूरेट अलग तरीके की हमें जो है आंकड़ा प्रदान करते हैं। ये अगर हम ये इन चीज़ों को देखते हैं कि एक कस्टमर कितना जो है खर्च करता है अपने जो है खाने पीने की चीज़ों पे। पॉवर्टी लेवल्स, इससे हम देख लेते हैं कि गरीबी का स्तर क्या है हमारे देश में, कितने लेवल पे, कहाँ पे लोग कितना खर्च कर रहे हैं खाने पीने पे। तो इससे तो पता चल ही जाता है कंजम्पशन पे कितना खर्च कर रहे हैं। तो इससे पता चल जाता है कि हमारे देश में गरीबी की क्या स्थिति है और किस रीजन में गरीबी की क्या स्थिति है। और इससे ये भी पता चल जाता है दोस्तों कि हम किस सेक्टर में ज़्यादा कंजम्पशन हमारा बढ़ा है, किस सेक्टर में कम हुआ है। तो इस हिसाब से पॉलिसी मेकिंग में भी हमें इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। एंड द कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, सीपीआई के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन होता है सीपीआई दोस्तों, उसके लिए भी जो महंगाई होती है, कस्टमर जो चीज़ें यूज़ करता है उस लेवल की जो महंगाई होती है, उस स्तर पर जो बढ़ती है, उसको हम यहाँ पे काउंट करते हैं। तो इन सारी चीज़ों का हमें इस चीज़ से पता लग जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पॉवर्टी लेवल पता चल जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इन्फ्लेशन पता चल जाता है। अगली चीज़ क्या है, द हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, HCES बोलते हैं इसको, HCES हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे जो है इज कंडक्टेड बाय, कौन कंडक्ट करवाता है इस सर्वे को, काफी इंपॉर्टेंट है। कंडक्ट कौन करवाता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसओ कंडक्ट करवाता है इसको। एनएसओ कौन करवाता है, एनएसओ। HCES को एनएसओ कंडक्ट करवाता है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। एवरी, और कब, कितने दिन पे, 5 सालों पे, हर 5 साल पे ये कंडक्ट करवाया जाता है। देखिए, अगर कोई चीज़ कंडक्ट करवाई जाए हर 3 महीने पे, हर 6 महीने पे, तो ये चीज़ें उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। अगर कोई टर्म जो है इतने सालों में एक बार ही आ रहा है कोई ऐसा डेटा, तो वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होते कि हर 3 महीने पे या हर हफ्ते जो है, हर महीने कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस हो रहे हैं। तो ऐसे डेटा को हमें थोड़ा सा याद रखना ज़रूरी हो जाता है। एनएसओ जो है हर 5 साल पे कौन करवाता है, जो हमारा हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे है, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे है, ये हमारा करवाता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और हर 5 साल पे करवाता है, ध्यान रखना ये। फाइंडिंग ऑफ द लास्ट सर्वे कंडक्टेड इन 2017-18 में लास्ट वाला किया गया था, जैसे मैंने आपको बताया था, जीएसटी और उसके चलते में ये जो है फिर, और डेटा क्वालिटी के चलते गवर्नमेंट ने इसको रिलीज नहीं किया था। फिर उसके बाद एज पर द सर्वे द एवरेज मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, MPEC मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन जो होता है, देखिए कंजम्पशन, मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो होता है हमारा, कि एक महीने में एक इंसान जो है कितना खर्च करता है अपने जो है कंजम्पशन पे, अपने उपभोग पर। तो वो इस चीज़ को जो है मतलब दिखाता है। As per the survey, the average monthly per capita consumption expenditure in India household rose by 33.5% since 2011-12 in urban household to 3,510, with rural India's MPEC seeing a 40.42% increase over the same period to hit 2008। देखिए, यहाँ पे कुछ ऐसे आंकड़े दिए गए हैं। आंकड़े क्या दिए गए हैं, इसमें बताया गया कि जो MPEC है, MPEC जो मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, वो जो गांव के लेवल पे है, रूरल एरियाज में अगर हम देखेंगे और अर्बन एरियाज में देखेंगे, तो वो बढ़े हैं 2011-12 की अपेक्षा। जो 2011-12 में जितना था, उससे जो है अर्बन एरियाज में हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का लेवल कितना बढ़ गया है, 33.5% की इसमें बढ़ोतरी हो गई है। और अगर हम देखेंगे बढ़ करके कितना हुआ है, ये 3,510 हो गया है,
3,510 प्रति व्यक्ति खर्च करने लगा है अभी जो है 2011-12 की अपेक्षा बढ़ के ये इतना हो गया है मंथली, विद रूरल इंडियाज एमपीईसी सीइंग अ 40 पॉइंट, और जो ग्रामीण लेवल पे है उसमें कितनी बढ़ोतरी देखी गई है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे। इसका मतलब हमें ट्रेंड देखने की जरूरत है कि जो ग्रामीण लेवल पे है वो अर्बन लेवल की अपेक्षा ज्यादा प्रतिशत मात्रा में बढ़ा हुआ है। तो जो ग्रामीण लेवल पे है वो कितना बढ़ा है, वो 40.42% का इंक्रीज हुआ है, और ये बढ़ के कितना हो गया है 2008 के आसपास पहुंच गया है पर कैपिटा इनकम। हालांकि 3,510 अर्बन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से तो ये गांव वाला कम ही है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो वो परसेंटेज के हिसाब से पहले से ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है गांव के लेवल पे, गांव के स्तर पे, कंजम्पशन के खर्च पे। ठीक है, सेम पीरियड। Importantly, the numbers show that the proportion of spending on food has dropped to 46.4% for rural household from, देखिए, और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताई जा रही है कि जो इनका खर्च करने का जो एरिया था, खर्च करने का एरिया मतलब कि जो फूड पे खर्च किया जाता था, खाने पीने की चीज़ों पे जो खर्च किया जाता था, सो दैट प्रोपोर्शन ऑफ स्पेंडिंग ऑन फूड हैज़ ड्रॉप्ड, जो अर्बन एरियाज में है फूड हैज ड्रॉप टू 46.4% फॉर रूरल। जो रूरल एरियाज है, रूरल एरियाज में खाने पीने की चीज़ों पे कितनी गिरावट कितनी हुई है, पहले ये 2011-12 के स्तर पे 52.9% के आसपास था, और ये घट के कितना हो गया अभी 46.4% हो गया। इसका मतलब ये ट्रेंड क्या दिखाता है कि खाने पीने की चीज़ों पे जो ग्रामीण स्तर पे है वहाँ पे वो कमी देखने को मिल रही है। तो देखिए, ऐसे जब डेटा आते हैं तो इनको हम कहीं पे मेंस में कोट कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे अगर ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं तो इसका मतलब है जो खाने का स्तर है, न्यूट्रिशन का जो लेवल है, वहाँ से हम थोड़ा पता लगा सकते हैं, एक आंकड़ा ले सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं कि जो न्यूट्रिशन का लेवल है वो गाँव के स्तर पर, इसका मतलब है थोड़ा कम हुआ होगा, कि लोग खाने पीने पे कम खर्च कर रहे हैं, तो इसका मतलब है उनके न्यूट्रिशन लेवल में थोड़ी सी कमी तो आई होगी। और आगे वहीं पे अर्बन एरियाज की बात करें तो व्हाइल देयर अर्बन पीयर्स स्पेंड जस्ट 39.2% ऑफ देयर ओवरऑल मंथली आउटगोज ऑन फूड कंपेयर टू 42.6% इनका 11 ईयर्स अर्लियर। और यहाँ पे अर्बन एरियाज में भी कह रहे हैं, अर्बन में भी कम हुआ है खाने पीने की चीज़ों पे, मतलब वो कहीं पे गजट वगैरह में खर्च कर रहे होंगे या किसी और चीज़ पे ज़्यादा खर्च कर रहे होंगे रादर देन खाने पीने की चीज़ों पे। तो 11 साल पहले जब अर्बन एरियाज में कितना था 42.6% जो है खाने पीने का जो खर्च था वो कम होकर के कितना हो गया अभी 39.2% हो गया, 39.2% हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ग्रामीण एरिया पे ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई है, जो अर्बन एरियाज में भी ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन थोड़ी सी जो है कम है रूरल एरियाज के अपेक्षा अर्बन एरियाज की। दिस रिडक्शन कुड ट्रांसलेट इनटू अ लोअर वेटेज फॉर फूड प्राइसेस इन द कंट्रीज रिटेल इन्फ्लेशन कैलकुलेशन। ये कह रहे हैं कि दिस रिडक्शन कुड ट्रांसलेट इनटू अ लोअर वेटेज फॉर फूड प्राइसेस इन द कंट्रीज रिटेल, जो हमारा रिटेल इन्फ्लेशन है, जो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आता है, इसमें हम फूड को काफ़ी ज़्यादा वेटेज देते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर फूड जो है खाने पीने की चीज़ों में कमी आई लोगों के, तो इसको हम एक तरीके से देख सकते हैं। तो जो सीपीआई में हमारा फूड का वेटेज है, फूड प्राइसेस इन द कंट्री इन कंट्रीज रिटेल इन्फ्लेशन कैलकुलेशन, तो जो हमारा सीपीआई में हम फूड को कैलकुलेट करते हैं उसमें कमी आई है, उस फूड में जो है कमी आई है, फूड की मात्रा में कमी आई है। जितना हम ज़्यादा मात्रा में इसमें वेटेज ज़्यादा होता था फूड का सीपीआई में, तो उसमें हम कमी देखने की बात कर रहे हैं कि अगर हम इसको डायरेक्ट इससे जो है देखने की कोशिश करेंगे तो एक तरीके से सीपीआई में जो फूड होता है उसमें कमी, उसके वेटेज में कमी देखने को मिलेगी। आगे कह रहे हैं द एमपीसी नंबर्स डू नॉट टेक इनटू अकाउंट द इम्प्यूटेड values of items received free of cost by individuals through various social welfare programs such as the PM गरीब कल्याण योजना। ये भी ध्यान रखने की चीज़ है, ऑप्शन में जैसे दे दिया आपके कि जो ये MPCE है, जो हम MPCE में क्या क्या काउंट करते हैं, मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में हम जो है, जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो हमें कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाती है, जो गरीब कल्याण योजना के तहत जो चीज़ें वो प्रोवाइड करवाती है लोगों को, उन चीज़ों को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, उसको हम इससे बाहर रख देते हैं, हम उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। MPCE में हम उसको इंक्लूड नहीं करते, उसको इंक्लूड करेंगे तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, कॉस्ट इंडिविजुअल्स थ्रू वेरियस सोशल वेलफेयर प्रोग्राम सच एज PM गरीब कल्याण अन्न योजना,
जो PMGKY है, PM गरीब कल्याण अन्न योजना, जो कुछ थोड़े से 2-4 रुपए में जो है पर केजी गेहूं और चावल दिया जाता है लोगों को, तो वो सारी चीज़ों को इनमें हम MPCE के जब कैलकुलेट करते हैं तो हम उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। स्टेट रन स्कीम चाहे और स्टेट जो राज्य चलाते हैं स्टेट रन स्कीम्स होती हैं, उनको भी इंक्लूड नहीं करते हैं। which were calculated separately while including a few non-food items received through such schemes including computers, mobile phones, bicycle and clothes। ये कह रहे हैं कि देखिए schemes which were calculated separately, ये separately calculate किए जाते हैं, जैसे कि while calculating a few non-food items, कुछ कैलकुलेट क्या करते हैं, जो फ्यू नॉन फूड आइटम्स होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ने कंप्यूटर प्रोवाइड करवा दिया, गवर्नमेंट ने मोबाइल फ़ोन दे दिया, साइकिल दे दिया लोगों को और कपड़े दे दिए, तो इनको हम अलग से काउंट कर लेते हैं। ठीक है, आगे बात क्या कह रहे हैं, द एवरेज MPCE एट 11-12 प्राइसेस, 2011 प्राइसेस पे जो है जो एवरेज MPCE था वो क्या था, वॉज अ टेड हायर देन दीज आइटम्स वर इंक्लूडेड वाइल एक्सक्लूडिंग फ्री एजुकेशन एंड हेल्थ केयर शॉप्स एट 2054। तो जब 2011-12 में ये कह रहे हैं वॉज अ टेड हायर व्हेन दीज आइटम्स वर इंक्लूडेड वाइल एक्सक्लूडिंग फ्री एजुकेशन, ये आइटम्स को जब हमने 2011-12 के जब कैलकुलेशन में यहाँ पे जोड़ा हुआ था तो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हमें देखने को नहीं मिले थे कि ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें प्रोवाइड करवाती है गवर्नमेंट, उसको 2011-12 के टाइम पे हमने इंक्लूड करके देखा था तो हमें जो है बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखे। तब भी जो है कितना ही हुआ था, हल्का फुल्का बढ़ोतरी हुई थी, वो कितना होता 2054 के आसपास जो है हमने देखा था, 2054 के आसपास। और आज के टाइम पे हमने कितना आपको बताया यहाँ पे 2008 के आसपास जो है, तो बस बहुत कम मात्रा में बढ़ोतरी हुई थी। इसमें जो है जैसे फ्री में गवर्नमेंट जो चीज़ें देती है उसको इंक्लूड किया था, लेकिन एजुकेशन जो फ्री एजुकेशन होता है उसको छोड़ करके 2011-12 की बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं फॉर रूरल हाउस होल्ड एंड 3554 और 3554 कितना आया था उस टाइम पे अर्बन का, जिसमें हम सारी चीज़ों को जो फ्री में सरकार प्रोवाइड करवाती है उसको जोड़ते थे और हम जो है जो एजुकेशन फ्री होता था उसको एक्सक्लूड करते थे, उसको नहीं जोड़ते थे। तो 2011-12 में तो हमें बहुत कम ही डिफरेंस देखने को मिला था। इस बारी गवर्नमेंट ने इसको जो है जोड़ा नहीं है, तो ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पा रही हैं। तो यहाँ पे ये बात कहने की कोशिश की जा रही है, द स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम implementation ministry released a fact sheet on the summary of the survey finding and said a detailed report on the survey will be brought out subsequently। डेटा रिलीज कौन करता है, कलेक्ट तो जो है आपके NSO ने किया, सॉरी डेटा जो है रिलीज कौन करता है, कलेक्ट तो यहाँ पे आपने देख लिया कि आपके NSO ने कलेक्ट करवा दिया। रिलीज कौन करता है, द स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री, द स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री रिलीज करती है फैक्ट शीट, और उन्होंने बताया कि आगे भी चीज़ों को हम रिलीज करते रहेंगे। द एस्टिमेट्स ऑफ द MPCE आर बेस्ड ऑन द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम 2,61,746 2,61,776 घरों के सर्वे पे बेस्ड था ये डेटा, जिसमें से 1,55,000 तो जो है गाँव के घर थे, जो रूरल एरियाज के घर, बाकी जो है आपके अर्बन एरियाज के थे। और इन रूरल एरियाज स्प्रेड ओवर ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, द मिनिस्ट्री सेड यूटीज को भी इसमें शामिल किया जाता है, यूनियन टेरिटरीज भी इसमें शामिल होती हैं। ठीक है, द बॉटम 5%, और यहाँ पे कहने हैं कि जो बॉटम 5%, जो निचले स्तर के सबसे निचले स्तर के 5% लोग थे ऑफ इंडियाज रूरल पॉपुलेशन, जो इंडिया की ग्रामीण स्तर की सबसे निचली 5% की जनसंख्या है, उसका MPCE कितना आया था, कितना आया था वो रैंक्ड बाय MPCE हैज़ एन एवरेज MPCE 1373 ही आया था, 1373 ही था MPCE जो मंथली खर्च होता है किसी व्यक्ति द्वारा। जो हमारी सबसे 5% सबसे नीचे लेवल की, नीचे स्तर की ग्रामीण जनता है, उसमें से ये बात कर रहे हैं, उनका कितना है 1373। और वहीं पे जो 2001 फॉर द सेम कैटेगरी ऑफ द पॉपुलेशन इन द अर्बन एरियाज, और जो अर्बन एरियाज में सबसे निचले स्तर के 5% के लोग हैं, सबसे नीचे स्तर के 5% के लोग हैं, उनका कितना था 2001 था। ठीक है, 2001 उनका एक्सपेंडिचर था, रुपए में होती है बात, 2001 रुपया है, एक महीने में जो खर्च होता है वो बात हो रही कि एक व्यक्ति एक महीने में कितना खर्च कर रहा है। ठीक है, तो 2001 था। और वहीं पे देखेंगे सेम कैटेगरी ऑफ पॉपुलेशन इन द अर्बन एरियाज, और वहीं पे जो टॉप के 5% लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र में और अर्बन शहरी क्षेत्रों में, वहां पे क्या क्या है, उनका कितना है, द टॉप 5% ऑफ इंडियाज रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन रैंक्ड बाई MPCE हैज एन एवरेज MPCE ऑफ 10,501।
कितना ज़्यादा गैप हो जाता है दोस्तों, देख रहे हैं। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि चीज़ों का, पावर का सेंट्रलाइजेशन कहाँ पे हो सकता है। जहाँ पे पैसा ज़्यादा होगा सेंट्रलाइजेशन भी वही होगा। ऊपर के 5% लोग कितना कितना लेते हैं, आप ग्रामीण स्तर पे भी देखेंगे तो 10,501 रुपये, 10,501 रुपए है। कितना ग्रामीण स्तर पे आप देखेंगे, जो ऊपर के सबसे टॉप मोस्ट 5% लोग होते हैं, और जो शहरी क्षेत्र के टॉप 5% टॉप मोस्ट लोग होते हैं, वो कितना है उनका 20,824 रुपए है इनका जो है पर MPEC, ठीक है, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन, ठीक है। और सबसे ज्यादा अमॉन्ग द स्टेट MPCE इज द हाईएस्ट इन सिक्किम फॉर बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। सबसे ज्यादा सिक्किम में है, चाहे वो अर्बन का हो चाहे रूरल का हो, सबसे ज़्यादा सिक्किम का एवरेज सबसे ज़्यादा हाई है। रूरल का कितना है इनका 7,731 है, और अर्बन का कितना है 12,105। देख रहे हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस है, चाहे वो स्टेट वाइज हो, चाहे वो टॉप के 5% लोगों का हो, चाहे वो बॉटम के 5% के लोगों का है। कितना ज़्यादा उनके इनकम में डिफरेंस को दिखाया जा रहा है, कितना ज़्यादा उनके एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन पे एक्सपेंडिचर में डिफरेंस को दिखाया जा रहा है। इससे तो बहुत चीज़ें डिसाइड हो ही जाती है दोस्तों। चाहे वो आप देखो, बच्चा जब बचपन से ही खाने पीने में कमज़ोर हो जाएगा, एक गरीब घर का जो बॉटम के 5% के लोग हैं, जिनकी सिर्फ इनकम प्रति व्यक्ति कितनी है, खर्च कितना है 1,373 ही है, तो उनके बच्चों के ऊपर तो कितना ही खर्चा हो पाएगा। आप देख रहे हैं कि कितना ज्यादा डिफरेंस है। खर्च कम हो पाएगा तो बच्चे का डेवलपमेंट सही से नहीं होगा, डेवलपमेंट सही से नहीं होगा तो आगे की चीजें वो सही से नहीं कर पाएगा, तो वो और भी पिछड़े ही रह जाएंगे वो लोग। तो यहाँ पे देखिए, ये से काफी ज्यादा डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं इस डेटा के माध्यम से। तो यहाँ पे जो जो कुछ फैक्ट्स हैं वो हमें याद रखने हैं, और इसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में जो है यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ ये पीरियड दिया गया है कि परसेंटेज शेयर ऑफ सीरियल्स कितना था रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में। शेयर ऑफ सीरियल्स एंड फूड इन एवरेज मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिक्रीज इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। कहने की जो कंजम्पशन में जो सीरियल्स हम यूज करते थे, जो अनाज यूज करते थे मोटे, और खाने पीने की जो यूज करते थे, अब मंथली उस पर जो है हमारा एक्सपेंडिचर काफी ज्यादा कम हो गया है रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में। सीरियल्स पे हमने कितना खर्च किया और हमने फूड पे कितना खर्च किया। 1999 में इतना होता था, और 22.23 होता था, और फूड पे होता था 59.4% रूरल एरियाज में, जो कि आप डायरेक्ट आप जब आएंगे आप देखेंगे 2022-23 में तो 4.91 हो गया है। और ग्रामीण क्षेत्रों में सीरियल्स में, और शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में ही फूड पे कितना हो गया है 46.38%। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो सीरियल्स का कंजम्पशन है, जो एक तरीके से मोटे अनाज का कंजम्पशन है, वो बहुत ज़्यादा कम हुआ है। 22-23% से सीधे कम होकर के 4-5% पे आ गया है। और फूड के ऊपर जो 59-60% हुआ करता था, वो कम होकर के 46% के आसपास आ गया है। और वहीं शहरी क्षेत्र में आप देखेंगे सीरियल्स और जो है फूड के ऊपर इनका खर्च कितना होता था। तो जो शहरी क्षेत्र में सीरियल्स पे, जो मोटे अनाजों पे एक तरीके से खर्च होता था 1999 के आसपास में, वो 12.39 होता था, जो कि 2022-23 में कम होकर के 3.4% के आसपास आ गया। ठीक है, सीधे कम होकर के 3.4 के आसपास आ गया। और 48-49% खर्च करते थे ये अपना किस पे, फूड के ऊपर, शहरी क्षेत्र के लोग 1999 में, जो कि कम होकर के सिर्फ और सिर्फ 39.17% रह गया। एक तरीके से 39% ही रह गया। तो काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है। तो आप इन चीज़ों से भी हम एक आंकड़ा लगा सकते हैं कि न्यूट्रिशन का लेवल जो है डिक्रीज तो किया ही होगा, चाहे वो ग्रामीण स्तर पे और ज़्यादा किया होगा। और आप देख रहे हैं कि किसी स्टेट में कितना काफ़ी ज़्यादा जो है पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है मंथली का कंजम्पशन पे, किसी स्टेट में बहुत ज़्यादा कम है। तो आप देखते हैं, एक जो है टर्म होता है डेवलपमेंट और ग्रोथ का, एक होता है डेवलपमेंट, इसी को कहते हैं दोस्तों ग्रोथ। अब आप जैसे, यहीं से मैं आपको इन दोनों टर्म्स को भी बता देती हूँ। ग्रोथ आप देखेंगे, ओवरऑल ग्रोथ देखेंगे, तो आप जैसे आंकड़ों में आपने देख लिया कि हाँ भाई, इन्होंने जो है, हम एक इकट्ठे जब देखते हैं तो पहले से हमारे जो है कुछ चीज़ों में बढ़ोतरी हुई है कि पर कैपिटा इनकम पहले इतना हुआ करता था, अब थोड़ा सा बढ़ करके इतना हो गया है। परसेंटेज वाइज में ओवरऑल हम देख लेते हैं तो ये एक तरीके का। और जीडीपी, जैसे मान लो कि आपका जीडीपी है, जीडीपी हमारा पहले इतना हुआ करता था, अभी जो है इतने परसेंट में बढ़ करके अभी हमारा जीडीपी 5%, 6% की दर से बढ़ रहा है, इतना हो गया है। तो ये तो आपका एक ग्रोथ का आंकड़ा हो गया। ग्रोथ आपका एक तरीके से क्वांटिटेटिव चीजों को बता देता है कि जो क्वांटिटी, मात्रात्मक चीजें हैं, वो आपकी ग्रोथ ने बता दिया। लेकिन क्वालिटी की चीजों में तो आपको नहीं पता चला। अब यहाँ पे क्वालिटी की चीजें, जैसे आप ये देख रहे हैं कि अब जो आसाम है, आसाम में सबसे ज्यादा आप जो है
सिक्किम में सबसे ज़्यादा आप एवरेज लेवल पे भी देखेंगे तो भी कंजम्पशन के ऊपर इतना ज़्यादा खर्च हो रहा है, मतलब उनकी इनकम ठीक ठाक हो रही है। अर्बन लेवल पे इतना ज़्यादा खर्च हो रहा है, और यहाँ पे भी ओवरऑल भी देखेंगे तो अर्बन लेवल पे ज़्यादा खर्च हो रहा है, ग्रामीण लेवल पे कम हो रहा है। और ऊपर से आप देखेंगे टॉप 5% और नीचे टॉप 5% के लोगों को देखेंगे, जो बॉटम 5% लोगों को देखेंगे तो उसमें भी कितना ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ें डेवलपमेंट के लिए काम आती हैं। एक तरीके से ये गुणात्मकता, जो गुणात्मक चेंज होते हैं, गुणात्मक परिवर्तन होता है, उसका परिचायक होता है आपका डेवलपमेंट जो है एक्चुअल में आपके जो है सिनेरियो के, आपके कंट्री के सिनेरियो को दिखाता है कि देखिए यहाँ पे कितनी ज़्यादा डिस्पैरिटीज़ है, कितनी ज़्यादा असमानता है किस किस क्षेत्र में, और गवर्नमेंट को कहाँ पे जो है जा करके ज़्यादा मजबूती से स्टेप लेने की ज़रूरत है। तो वो चीज़ें यहाँ पे गवर्नमेंट जो है आइडेंटिफाई कर सकती है डेवलपमेंट के माध्यम से। तो सिंपल सी बात है, ग्रोथ आपका क्वांटिटेटिव हो गया, मात्रात्मक हो गया एक तरीके का, और डेवलपमेंट आपका क्वालिटेटिव हो गया, गुणात्मक हो गया, जिसमें गुणों में परिवर्तन होता है। ठीक है। और देखिए दोस्तों, आप लोग हमें सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा दुख तो बढ़ रहा है हमारा, लेकिन हम क्या करें, आपसे बार बार रिक्वेस्ट तो करते ही हैं कि आप लोग सब्सक्राइब करिए, लेकिन आप लोग करते नहीं हैं। तो अब इससे ज़्यादा हम क्या ही कह सकते हैं। चलिए, बस रिक्वेस्ट यही है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा भी मोरल बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है आप लोग ऐसा करते हैं तो। और आइए देखते हैं फिर अपना अगला आर्टिकल, प्राइम मिनिस्टर लाउड्स रोल ऑफ कोऑपरेटिव इन फार्मर्स वेलफेयर। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने अभी जो है कोऑपरेटिव्स को काफ़ी ज़्यादा उनको जो है प्रशंसा की है कि जो फार्मर्स के वेलफेयर है, किसानों के वेलफेयर में कोऑपरेटिव्स का काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है। अब चाहे वो आप देखेंगे हमारी अमूल कोऑपरेटिव जो थी, अमूल डेयरी फार्मर्स को उन्होंने जो है कितना ज़्यादा लाभ पहुंचाया, दुनिया का सबसे बड़ा हम जो है सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री बन गए, इवन एक्सपोर्ट भी करने लगे मिल्क को। उसके पहले तक हमारे पास इतना ही हो, तो कोऑपरेटिव्स ने हमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट पहुंचाया है, एकदम से ग्रामीण लेवल पे, एकदम से लोकल लेवल पे जो है कोऑपरेटिव्स ने फार्मर्स को सपोर्ट पहुंचाया। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कोऑपरेटिव हैव बीन द पोटेंशियल टू टैकल द personal issues of farmers with collective strength. Prime Minister Narendra Modi, while inaugurating multiple key initiatives for cooperative sector here on Saturday, इन्होंने कुछ कोऑपरेटिव सेक्टर में कुछ चीज़ों को, कुछ स्कीम्स को लॉन्च किया, उसमें जैसे कुछ इनिशिएटिव्स को जो है इनिशिएटिव लिया है उन्होंने, क्या कहा, उसका इनॉग्रेशन किया है। कौन सा इनिशिएटिव इनॉग्रेट किया है उन्होंने, द पावर ऑफ कोऑपरेशन हैज़ अ ह्यूज रोल इन स्ट्रेंथनिंग द फाउंडेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग। कोऑपरेशन एक तरीके से जो है कोऑपरेशन ने वही चीज़ें वो कह रहे हैं कि उसने बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाया हमारे फार्मर्स को। और इन्होंने इनॉग्रेट क्या किया था, वो क्या कर रहे थे, द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन कोऑपरेटिव सेक्टर्स। दुनिया का सबसे बड़ा जो ग्रेन है, ग्रेन का, अनाज का, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज, दुनिया के सबसे बड़े अनाज स्टोरेज को लॉन्च किया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कोऑपरेटिव सेक्टर में। ठीक है, प्लान इन कोऑपरेटिव सेक्टर में उन्होंने लॉन्च किया है, विच कवर्स 11 प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज इन 11 स्टेट्स, जो कि 11 जो PACS है, PACS क्या होती है, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज, PACS इकोनॉमी के टर्म से दोस्तों, ये जो है कोऑपरेटिव्स में आ जाती है, कोऑपरेटिव्स में एकदम निचले लेवल पे कोऑपरेटिव्स में आती हैं, क्योंकि ये एक तरीके से समझिए 3 टियर का सिस्टम हो जाता है, जो सबसे 3rd लेवल पे, एकदम ग्रामीण लेवल पे जो होती हैं कोऑपरेटिव को, जो फार्मर से डायरेक्टली फार्मर्स इनसे डील करते हैं। मान लो आप स्टेट लेवल पे या सेंट्रल के लेवल पे नाबार्ड वगैरह हो गई, तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो स्टेट की सबसे मेन समझ लो आप बैंक हो गई, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है उन्होंने जो CCBs होती हैं, क्रेडिट, आप ऐसा उसका फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा मुझे, CCBs होती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती हैं, उनको जो है वो पैसे प्रोवाइड कर देते हैं। तो वहाँ से फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल से वो पैसे जाते हैं फिर किसके पास में, PACS के पास में, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज के पास में जाते हैं वो पैसे। तो यहाँ से डायरेक्टली फार्मर जो कोऑपरेटिव्स होते हैं वो यहाँ से डायरेक्टली जो है इनसे लेन देन कर सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म के फार्मिंग के लिए जो है क्रेडिट प्रोवाइड करवाते हैं फार्मर्स वगैरह को। तो ये इसीलिए होते हैं, फार्मर्स के सपोर्ट के लिए PACS होते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे जो इन्होंने लॉन्च किया, प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन कोऑपरेटिव सेक्टर विच कवर्स 11 प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट। ये 11 PACS को जो है
और ऐसे पीएसीएस बहुत से खुले हुए, लगभग 1 लाख के आसपास हमारे पूरे कंट्री में जो है पीएसीएस खुले हुए हैं, जो कोऑपरेटिव लेवल पे, जो एकदम ग्रामीण लेवल पे, निचले स्तर पे सहायता प्रदान करते हैं फार्मर्स को। सोसाइटीज इन स्टेट्स, मिस्टर मोदी ऑल्सो लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर एडिशनल 500 पीएसीएस, और आगे और 500 जो है पीएसीएस को जो है इन्होंने उसकी फाउंडेशन रखी अक्रॉस द कंट्री फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ गोडाउन्स एंड अदर एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर दिस इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव के तहत इन्होंने 500 और जो है पीएसीएस का फाउंडेशन रखा है, जिससे कि जो है एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, गोडाउन्स बनाने के लिए, जहाँ पे अनाज वगैरह जो है लॉन्ग टर्म तक के लिए रख के स्टोरेज किया जा सके। किसानों का अनाज काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हो जाता है, उनको सही कीमत नहीं मिल पाती है, क्योंकि उनके पास जो है स्टोर करने की अगर जगह नहीं होती है तो उनको उन्हीं सीजन में तुरंत का तुरंत बेच देना पड़ता है, तो इससे उनको कीमतें वगैरह सही नहीं मिल पाती किसानों को। तो गोडाउन्स वगैरह अगर बनेंगे, वहाँ पर वो अपने अनाज को लॉन्ग टर्म तक स्टोर करके रख पाएंगे, सेफली रख पाएंगे, तो एक तो उनको उसका दाम भी ठीक ठाक मिल जाएगा और उनका अनाज भी खराब नहीं होगा। सॉरी दोस्तों। ओके, थैंक यू। हाँ, तो यहाँ पे ये बात कही जा रही है दोस्तों, सॉरी आई एम नॉट दैट मच टेक फ्रेंडली, बट कर लेती हूँ थोड़ी थोड़ी चीज़ें, अब इस बोर्ड पे थोड़ा काम कर पाती हूँ, आई एक्सेप्ट इट, समझ जाऊंगी और भी चीज़ों को सही से। लेट द 11 स्टेट्स, ये सबसे बड़ा किया जिसमें 11 स्टेट्स की जो है पीएसीएस को इन्होंने शामिल किया हुआ है। तो ये बातें यहाँ पे इन्होंने कहा है, और आगे इन्होंने कुछ फैक्ट्स बताए, वो भी हम देख लेंगे। आगे क्या इन्होंने कहा, द 500 कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, द सेंटर सेट द इनिशिएटिव एम्ड एट फोर्टिफाइंग फूड सिक्योरिटी एंड फोस्टरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द कंट्री। जो फूड सिक्योरिटी है उसको जो है इंटैक्ट करने के लिए, उसको और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, और हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए जो है ये चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। विद अ कोलैबोरेटिव एफर्ट सपोर्टेड बाय द नाबार्ड, नाबार्ड इनके लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है कोऑपरेटिव्स को, वहाँ पे वो उनको प्रोवाइड करवाता है, फाइनेंस वगैरह प्रोवाइड करवाता है। वो ये एक समझ लो आपकी सबसे ऊपर के लेवल पे होता है, उसके लेवल पे फिर जो है आप स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखेंगे, फिर चीज़ें होती हैं, फिर वहाँ से आप पीएसीएस को देखेंगे, तो वहाँ से पैसा वहाँ ट्रांसफर हुआ, वहाँ से वहाँ ट्रांसफर हुआ, तो ऐसा आप मान लो कि ऊपर के लेवल का होता है। नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल, क्या है, नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म होता है नाबार्ड का। दोस्तों नाबार्ड के भी बारे में आप देख लेना एक बारी, इंपॉर्टेंट बैंक है हमारे इंडिया की। नाम से इसका मालूम है कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए जो है ये सहायता प्रदान करवाता है। यार collaborative effort supported by NABARD and spearheaded by the National Cooperative Development Cooperation. National Cooperative Development Cooperation. Mr. Modi said the spirit of cooperatives was beyond the boundaries of systems and resources and produced exceptional results. The benefits of cooperatives are now रीचिंग फिशरमैन को भी अब इसके जो है कोऑपरेटिव्स के फायदे मिलने लगे हैं। आप देखेंगे मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स में भी, फार्मिंग में भी, अब फिशिंग को भी मिलने लग गया है। एंड पशुपालक जो पशु पालते हैं, पशुपालक है, उनको भी इसका फायदा मिल, जैसे कि इन्होंने बताया मोर देन 25,000 कोऑपरेटिव्स, मोर देन 25,000 कोऑपरेटिव्स यूनियन आर फंक्शनल इन द फिशरी सेक्टर। फिशरी सेक्टर में 25,000 से ज़्यादा जो है कोऑपरेटिव जो है सोसाइटीज़ वहाँ पे काम कर रही हैं, कोऑपरेटिव यूनिट्स काम कर रही है। ही सेड underlining that cooperatives have the operational to tackle the personal issues of farmers with collective strength. तो ये सारी चीज़ें हैं। और पीएसीएस कब लाया गया था? पीएसीएस को हम जो है 1904 में ही लाए थे, आप समझ लो। फिर इसमें कुछ कुछ चेंजेस करते हुए पीएस 1904 से ही लेकर के आए थे, वहाँ पे फिर हमने इसको जो है इंक्लूड किया था अपने यहाँ पे, फिर धीरे धीरे करके वहाँ से चेंजेस और ज़्यादा हुए और चीज़ें चेंज हुई, परिवर्तित हुई। तो ये सारी चीज़ें हैं। पीएसीएस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ जो होती हैं, आप समझ लो उनके नाम से ही ये जाहिर है आपके लिए कि वो एग्रीकल्चर में शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए जो किसान होते हैं उनको वो सहायता प्रदान करवाती हैं क्रेडिट के तौर पे। ठीक है। आसाम टू रिपील मुस्लिम मैरिज एक्ट, अब ये आसाम आ गए हैं भैया। आसाम ने क्या किया है? ahead of introducing a bill on the uniform civil code that akin to the legislation in Uttarakhand, the Assam government has decided to repeal the Assam Muslim Marriage and Divorces Registration Act 1935। 1935 का जो
मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट है उसको आसाम ने रिपील करने की ठान ली है कि हम इसको रिपील करेंगे। और यहाँ पे द स्टेट कैबिनेट एंड ऑर्डिनेंस टू द इफेक्ट ऑन फ्राइडे नाइट से इनका ऑर्डिनेंस अध्यादेश के माध्यम से ये काम करवा रहे हैं, अध्यादेश जारी करके। दोस्तों जब आप समझ लो बैठक नहीं हो रही होती विधानसभा की, तो वहाँ पे जो है अध्यादेश जारी करके किसी कानून को लागू करवाया जा सकता है। जब जो है सेंटर में भी बैठकें नहीं हो रही होती तो हमारा जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होते हैं वो अध्यादेश जारी करके किसी चीज़ को अगर इंस्टेंटली लागू करवाना चाहे तो अध्यादेश के माध्यम से जो है लागू करवा लेते हैं। हालांकि फिर से जब बैठकें होती हैं तो उसको जो है वहाँ से अप्रूव करवाना ज़रूरी हो जाता है 6 मंथ के अंदर में, कुछ ऐसा होता है पॉलिटी के टर्म से। आप जाके रिवाइज मार लीजिएगा, इन सारी चीज़ों को काम आने वाले हैं। तो बस ये इतना सा देख लीजिए कि ये चीज़ें हैं। यूसीसी हमारे जो है क्या था, डीपीएसपी का पार्ट था। आर्टिकल 44 क्या है हमारा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 44 यूसीसी है। और आप जानते हैं कि जो हमारी आज़ादी के पहले से ही कहाँ पे चल रहा था, गोवा सिविल कोड। तो पहला राज्य हमारा गोवा है जो सिविल कोड को लागू किया था उन्होंने 1961 में। जब पुर्तगाली चले गए तो भी जो है वहाँ पे गोवा सिविल कोड लागू ही रहा। पुर्तगालियों ने ही लाया था एक तरीके से गोवा सिविल कोड को, और बाद में 1961 में गए हैं हमारे गोवा से पुर्तगालीज, तो 1961 से ही जीसीसी लागू है वहाँ पे पुर्तगालियों के जाने के बाद भी। तो लेकिन आज़ाद भारत में अगर कोई स्टेट होगा तो वो हमारा होगा उत्तराखंड, जो कि यूसीसी को उन्होंने यूसीसी को लेकर के आ रहे हैं वो। तो ये हमारा है आर्टिकल 44 में, जो कि हमारे डीपीएसपी का पार्ट है। डीपीएसपी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो वाला पार्ट है दोस्तों। ये हमारे आर्टिकल 36 लेकर के 51 तक जो है हमारा क्या है, डीपीएसपी आता है। डीपीएसपी आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये कुछ फैक्ट है, याद रखिएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं। तो ये हमारे आने वाले एग्जाम में ये, और ये भाग कौन सा है ये भी आपको ध्यान रखना है, चौथे भाग में आता है हमारा डीपीएसपी का पार्ट। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। ये हमारे साइंस की न्यूज़ है। प्री हिस्टोरिक केस ऑफ एडवर्ड सिंड्रोम फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम। रिसर्चर्स हैव रिपोर्टेड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ये एडवर्ड सिंड्रोम क्या है, ये है एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स आप लोग जानते हैं कि वो जो हमारी कोशिका होती है उसमें एक, आप समझ लो ऐसा सेल के अंदर, हमारी कोशिका के अंदर उसका एक ऐसा पार्ट होता है क्रोमोसोम, जो हमारे एक तरीके से ट्रेट्स को डिसाइड करता है, हमारे गुणों को डिसाइड करता है। हिंदी में इसको हम गुण सूत्र बोलते हैं। तो मतलब जो हमारे अंदर गुण आने वाले हैं, जो चीज़ें आने वाली हैं, कोई एक मेल होगा या वो फीमेल होगा, मतलब लड़का पैदा होने वाला है कि लड़की पैदा होने वाली है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से डिसाइड होती हैं, ये डिसाइड होती हैं आपके क्रोमोसोम से। ये कितने होते पेयर्स होते हैं, 46 होते हैं। 46 होते हैं, 23 जो है माता में होते हैं, 23 पिता में होते हैं, तो ये 46 होते हैं। तो और इनमें कुछ कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में यहाँ पे जैसे 21 और 18, तो एक है 21 और एक है 18। तो इनमें से जो 18 है यही ही संबंधित है आपके एडवर्ड सिंड्रोम से। यही जो क्रोमोसोम है ये आपके एडवर्ड सिंड्रोम से संबंधित है। अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो एडवर्ड सिंड्रोम है ये हमें प्री हिस्टोरिक केस मिला हुआ है एक, जो कि अभी तक हमें मालूम नहीं था। प्रागैतिहासिक काल में, बहुत पुराने टाइम का है। वो कब का है, 5500 साल पहले का मामला है ये। 5500 साल पहले का मामला है, वहाँ पे मिले, इंक्लूडिंग 6 केसेज ऑफ डाउन सिंड्रोम। एक होता है डाउन सिंड्रोम, पहले आप यही समझ लो क्या होते हैं डाउन सिंड्रोम, दूसरा है एडवर्ड सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है, क्रोमोसोम में होने वाले डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, जो इसका क्रोमोसोम 21 होता है, 21 में ही जो है अगर ये चेंज होकर के जब बच्चा होने वाला होता है या होने के पहले ही उसमें कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे आ जाते हैं कि वो, जैसे कि उसका चेहरा फ्लैट हो गया, कहीं से सर जो है इधर उधर कम ज़्यादा हो गया, हाइट वगैरह में प्रॉब्लम हो गई, कुछ ऐसी चीज़ें जो है बच्चे में देखने को मिलती हैं, तो वो बच्चा जो है काफ़ी ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ये आपका जो है डाउन सिंड्रोम है। और जो एडवर्ड सिंड्रोम होता है ये क्रोमोसोम 18 से रिलेटेड होता है। और जब ये सेल में विभाजन हो रहा होता है तो जो 18 नंबर का क्रोमोसोम होता है ये चेंज होकर के 3 प्रतिलिपियां बना लेता है। ट्राइजोम इसको कहते हैं, ट्राइजोमी। क्रोमोसोम 18 में जब ये 3 प्रतिलिपियां बना लेता है तो यहाँ पे ये डिसऑर्डर पैदा होता है आपका एडवर्ड सिंड्रोम। ठीक है, आपको मैंने बता दिया। अगर इसको समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो बात यह है कि जो हमारा क्रोमोसोम होता है, आपने पढ़ा होगा 10th के भी साइंस में पढ़ा होगा आपने, जो हमारा क्रोमोसोम होता है, जो हमारा गुण सूत्र हम जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो हमारे सेल का एक भाग होता है, जो हमारी कोशिका होती है उसका एक भाग होता है, जिससे हमारे गुण डिसाइड होते हैं कि हमारे शरीर में क्या कैसे गुण आएंगे।
ठीक है, जो कि 13 माता से मिलते हैं, 23 आपके पिता से मिलते हैं, 23 आपकी माता से मिलते हैं। तो इनसे ही डिसाइड होता है कि कोई जो है लड़का होने वाला है या लड़की पैदा होने वाली है। और भी कुछ कुछ चीज़ें उसके गुण उसमें जो है डिसाइड होते हैं आपके क्रोमोजोम के माध्यम से। तो उन्हीं क्रोमोजोम में जो 23 होते हैं, उन्हीं में से एक जो है 18 नंबर का आप समझ लो, और दूसरा 21 नंबर का। तो जब वहाँ पे सेल का विभाजन हो रहा होता है, बच्चा जब होने वाला होता है या जब वो भ्रूण होता है, जब सेल का विभाजन होता है, तो उसी में क्या हो जाता है कि जो ये 18 नंबर का है, इसको जो है ये डिवाइड होकर के 2 प्रतिलिपि की जगह ये 3 प्रतिलिपि बना देता है। 3 प्रतिलिपियां यहाँ पे बन जाती, एक होने की जगह 3 प्रतिलिपियां बन जाती हैं। और 21 वाले में क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं डाउन सिंड्रोम, इसमें जो है 21 की जगह 21 में 2 प्रतिलिपियां बन जाती हैं। इसके 2 एक तरीके से रेप्लिका बन जाते हैं, 2 फोटोकॉपी बन जाती है। तो यहाँ पे डिसऑर्डर होने लग जाते हैं। ठीक है, बच्चे में डिसऑर्डर आ जाते हैं कि उसका चेहरा चपटा हो गया, सर कहीं ऐसे निकला सा हो गया, या छोटा सर हो गया, या उसकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा डिसेबिलिटी आ जाती है, सोचने समझने की क्षमता में उसकी काफ़ी ज़्यादा डिसेबिलिटी आ जाती है। और जब ये डाउन एडवर्ड सिंड्रोम होता है तो बच्चा जी नहीं पाता है, वो पैदा होने के कुछ टाइम बाद ही मर जाएगा, या वो पैदा होने से पहले ही पेट में ही मर जाएगा बच्चा। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा सीवियर सिंड्रोम होता है बच्चे के लिए। और ऐसे केसेस आपको जो है अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। प्रति 700 में एक बच्चा आपको ऐसा अमेरिका में देखने को मिल जाएगा। ऐसा मतलब कि जो है कुछ डेटा ऐसे बताते हैं। तो ये है। और इसमें बात और क्या कही गई है कि ये प्री हिस्टोरिक लेवल पे भी इस केस को देखने को मिला है कि 55,000 साल पहले भी ऐसी प्रॉब्लम हुआ करती थी। 55,000 साल पहले भी ऐसी 5500 साल पहले भी 5,500 साल पहले भी ऐसी प्रॉब्लम हुआ करती थी, इंक्लूडिंग 6 केसेस ऑफ डाउन सिंड्रोम एंड 1 केस ऑफ एडवर्ड सिंड्रोम। एक केस मिला है एडवर्ड सिंड्रोम का, और कितने केसेस मिले हैं डाउन सिंड्रोम के? 6 केसेस डाउन सिंड्रोम के मिले, टोटल 7 केसेस मिले। अकॉर्डिंग टू द ऑथर्स ऑफ अ पेपर पब्लिश इन द जर्नल नेचर कम्युनिकेशन, ये नेचर कम्युनिकेशन जो साइंस का काफी बड़ा जो है जर्नल निकलता है, उसमें ही निकली थी चीजें। द फाइंडिंग्स में रिप्रेजेंट द फर्स्ट टाइम एडवर्ड सिंड्रोम, पहली बार हुआ ऐसा, एडवर्ड सिंड्रोम हैज बीन आइडेंटिफाइड फ्रॉम हिस्टोरिक और प्री हिस्टोरिक रिमेन्स। जो हिस्टोरिक या प्री हिस्टोरिक रिमेन्स में जो उसकी बची हुई स्केलेटन है, वहां पे हमने इस चीज को पहली बार आइडेंटिफाई किया हुआ है। इंडिविजुअल्स विद क्रोमोसोमल ट्राइसोमी कैरी 3 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम इन देयर सेल्स इंस्टेड ऑफ 2। यही जो मैंने आपको कहा कि यहाँ पे जब उनको डिसऑर्डर होता है तो यहाँ पे 2 क्रोमोसोम होने की जगह इस 18 के ये हो जाते हैं 3। तो यहीं पे जो है एडवर्ड सिंड्रोम पैदा हो जाता है। और ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम्स नंबर 21 और 18 रिजल्ट इन डाउन सिंड्रोम एंड एडवर्ड सिंड्रोम रेस्पेक्टिवली। 21 है आपका डाउन सिंड्रोम का, और आपका 18 है एडवर्ड सिंड्रोम का। ठीक है, देयर हैव ओनली बीन अ फ्यू documented cases of Down syndrome in ancient individuals, largely owing to difficulties in identifying genetic disorders without modern techniques of analyzing ancient DNA samples। यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा हम इसको आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर पाए थे कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि आप जो है बहुत पुरानी की चीज़ों को वहाँ से निकाल करके आप ये डाउन सिंड्रोम और जो है एडवर्ड सिंड्रोम का पता लगा सके। तो हमारे पास अभी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन अभी हमने जाकर के ये एक केस को ऐसा फाउंड किया है जिसमें हमने एडवर्ड सिंड्रोम को देखा है। और आगे how certain ancient societies were affected by and responded to genetic disorders remain elusive। और अभी भी ये हमारे लिए जो है अभी भी हम पूरी तरीके से नहीं जान पाए हैं कि ये जो सिंड्रोम्स होते हैं, जो हमारी पहले की सोसाइटीज़ थी, पुरानी सोसाइटीज़ थी, ऐतिहासिक प्राग ऐतिहासिक काल की जो सोसाइटीज़ थी, वो इन सारे सिंड्रोम को कैसे टैकल करती थी, क्या उनको कैसे जानकारी थी, उनसे क्या वो लेती थी, मतलब कि कैसे टैकल करती थी। ये चीज़ें अभी भी हमारे लिए ज़्यादा जानकारी में नहीं है। डॉक्टर एडम रोहरलैक फ्रॉम द मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर रिवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजी लेप्जिंग जर्मनी के थे ये। अदर्स स्क्रीन्ड ऑल 10,000 जीनोम्स को जो है इन्होंने स्क्रीनिंग करी थी 10,000 जीनोम्स की। एंशियंट ह्यूमन स्केलेटन रिमेन्स फ्रॉम आइदर आयरलैंड से था ये स्केलेटन थे, आयरलैंड से थे, या बुल्गारिया से, ग्रीस से, स्पेन से और फिनलैंड से। यहीं से ही इन्होंने जो है ये स्केलेटन्स उठाए थे और इन्हीं में ही रिसर्च करा इन्होंने। क्रोमोसोमल ट्राइसोमीज and identify 6 cases of Down syndrome and 1 case of Edwards syndrome. These individuals mostly died either before or shortly after birth। ये सारे ही इंडिविजुअल जो इन्होंने 6-7 केसेस टोटल पता लगाए, 6 डाउन सिंड्रोम के और एक एडवर्ड सिंड्रोम के। तो इनमें जो है ये पहले ही या तो पैदा होने से पहले ही मर गए थे या पैदा होने के जस्ट बाद मरे थे। ऐसे ही स्केलेटन इनको मिले। सम ऑफ द केसेस वर पर्टिकुलरली एंशियंट, 2 वर फ्रॉम एज फार बैक एज द ब्रॉन्ज एज कब क्या था? 2700 BC के आसपास।
हमारा जो ब्रॉन्ज एरा था, 2 केसेस वहाँ के मिले थे, वहाँ के स्केलेटन थे जो इन्होंने जो है रिसर्च किया। और अगला क्या था, वन फ्रॉम द नियोलिथिक पीरियड का था, एक 3500 साल पहले का था, ठीक है। BCE की बात की जा रही है, बिफोर क्राइस्ट। तो 3500 साल हो गया, तो अभी से टोटल मिलाकर के 5000 या 5500 साल पहले की बात ये हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सिर्फ 3500 BCE की बात हो रही है, बिफोर क्राइस्ट जो है एरा की बात हो रही है, बिफोर क्राइस्ट एरा जो था उसकी बात हो रही है। तो अभी हमारी जो है 21वीं सदी चल रही है, तो अब 2100 इसमें जोड़ दीजिए और 3500 ये जोड़ दीजिए, तो 3 2 5 550 5500 साल पहले की बात हो रही है, ठीक है। व्हेन स्केलेटन preservation and completeness was sufficient for record all observed pathological lesions and match these to osteological markers which are consistent with the diagnosis of the trisomy. They write the 3 cases of trisomy 21 Down syndrome, 21 Down syndrome, ध्यान रखिएगा। मैंने शायद से आपको थोड़ा सा ये मिस्टेक यहाँ पे क्या की है, ये डाउन सिंड्रोम का क्या है, नहीं सही बताया मैंने आपको। 18 आपका एडवर्ड सिंड्रोम का है, एडवर्ड सिंड्रोम का 18 नंबर का क्रोमोसोम है और डाउन सिंड्रोम का आपका 21 नंबर का क्रोमोसोम है। वेयर डिटेक्टेड इन अ 2 कंटेम्पोरेनियस साइट्स इन अर्ली आयरन एज स्पेन 800 to 400 BC। आयरन एज अब कब की आती है आपकी, आप समझ लो कि आज से 2500 साल पहले, 2500 साल पहले के आसपास। पोटेंशियली सजेस्टिंग अ हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ बरियल्स ऑफ ट्राइसोमी कैरियर्स इन दो सोसाइटीज, दे राइट। तो ये सारी चीजें हैं। द ऑथर्स नोट दैट ऑल इंडिविजुअल्स अपीयर्स टू हैव बीन केयर्ड फॉर आफ्टर डेथ थ्रू वेरियस रिचुअल्स इन इंडिकेटिंग। अब वहाँ पे वही होता है कि प्री हिस्टोरिक हैं तो वहाँ पे वैसे ही तरीके के रिचुअल्स करेंगे कि उनको दफना देंगे, उसके आसपास जो है कुछ खाने पीने की चीज़ें रख देंगे, कुछ कहीं से जो उनके सोसाइटी में उस टाइम पे प्रोमिनेंट रहा होगा चीज़ें, तो वहाँ पे वो उनको जो है दफनाते हुए वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें रख देते हैं। तो वो सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो मेन चीज़ आप एडवर्ड सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम, ये क्या है, ये क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है, ये गुणसूत्र से संबंधित आपका डिसऑर्डर है। और गुणसूत्र क्या होता है, वो आपके सेल का एक पार्ट होता है, जो आपकी कोशिका का पार्ट होता है, जो कि डिसाइड करता है कि बच्चा क्या होने वाला है, वो जो है लड़का होगा लड़की होगा, और उसके और भी कुछ कुछ गुणों को वो डिसाइड करता है, ठीक है। तो ये जो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। और जो एडवर्ड सिंड्रोम है ये क्रोमोसोम 18 नंबर से होता है, जिसके जो है 3 प्रतिलिपियां बन जाती हैं। बच्चे जब जो है भ्रूण बनता है, वहां पे जब उसका जो है सेल का डिवीजन हो रहा होता है, तो उसमें जो है ये 2 प्रतिलिपि की जगह 3 बन जाती है, और 21 नंबर का 1 प्रतिलिपि की जगह ये जो है 2 प्रतिलिपि बन जाती है। तो यहाँ पे ये जो है आपका डाउन सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट था तो मैंने आपको बता दिया। और अगली न्यूज़ क्या है, अगली न्यूज़ ये है, केरला टेक्स अ पायनियरिंग स्टेप टू कर्ब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। केरला ने, देखिए एक रूल आया था, H1 रूल आया था। H1 गवर्नमेंट ने 2011 में, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एक H1 रूल लेकर के आई थी, जो ओवर द काउंटर मतलब कि OTC ओवर द काउंटर, आप डायरेक्टली गए किसी मेडिकल स्टोर में और आपने बोल दिया कि हमें ये दवाई दे दो भैया, तो वो जो है आपको दवाई सीधे जो है एंटीबायोटिक की दवाई पकड़ा देते थे। तो H1 रूल लेकर के आई थी गवर्नमेंट, इसको जो है रोकने के लिए H1 रूल लेकर के आई थी कि आप ओवर द काउंटर जाकर के, जब तक आपके पास डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब पर्चा ना हो, डॉक्टर ने आपको प्रेस्क्राइब ना किया हो, कहा ना हो कि आपको ये जो है एंटीबायोटिक की जरूरत है, तब तक जो है कोई भी दुकानदार, मेडिकल स्टोर वाला आपको दवाई ना दे। तो ये H1 रूल में बात कही गई थी, जो 2011 में गवर्नमेंट लेकर के आई थी। तो बाद में यहाँ पे एक आता है हमारा चेन्नई डिक्लेरेशन इन 2013 में एक चेन्नई डिक्लेरेशन आता है। तो अब इसको देखते हुए बात ये कही है कि एकदम से ही नहीं देंगे, मना ही कर देंगे। तो कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे इतने डॉक्टर्स की जो है अवेलेबिलिटी नहीं है कि लोग जो है तुरंत भाग करके डॉक्टर के ही पास में चले जाएं और वहाँ से पहले लिखवाएं तब वहाँ पे जाएं। और ऐसा भी हो सकता है कि लोग इतने गरीब भी हैं, इतने बहुत ज़्यादा अमीर वाले एरियाज नहीं हैं, जो बहुत गाँव के पिछड़े एरिया है, तो वहाँ पर उनके पास इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है पैसों की, वो भाग कर पहले डॉक्टर के पास पैसा खर्च करें, फिर उसके बाद वो जो है जाए आपके मेडिकल स्टोर पे करे। तो यहाँ उसके लिए उन्होंने 2 कैटेगरी बना दी 2013 के चेन्नई डिक्लेरेशन में। 2013 में चेन्नई डिक्लेरेशन में 2 कैटेगरी बना दी गई, जिसमें उन्होंने कहा कि जो फर्स्ट लाइन की एंटीबायोटिक्स होती है, कोई फर्स्ट लाइन की एंटीबायोटिक होती है और एक सेकंड लाइन की एंटीबायोटिक होती है। तो जो फर्स्ट लाइन की एंटीबायोटिक है वो जो है आप जाकर के किसी मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं, लेकिन जो सेकंड लाइन की एंटीबायोटिक होती है उसको बिना जो है आप डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के नहीं ले सकते हैं। तो ये 2013 में ये रूल आ गया था।
तो अभी बात क्या हुआ कि लेकिन इसको जो है किसी भी स्टेट ने ऐसे लागू नहीं किया अपने यहाँ पे। और अभी आप देखेंगे कि बीच में इतने ज़्यादा कंटिन्यूअसली केसेस निकल के आ रहे थे कि देखिए अभी जो डेटा आया था कि ओवर 50 to 70% ऑफ एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्रिप्शंस बाय डॉक्टर्स आर डीम्ड अननेसेसरी एंड इरेशनल। 50 से 70% के बीच में जो एंटीबायोटिक्स आज के टाइम पे डॉक्टर्स द्वारा दी जाती हैं वो या तो उसका कोई मतलब नहीं होता है देने का, या वो ऐसे ही दे दी जाती है, ठीक है, बिना काम की होती हैं, या फिर उसका कोई तर्क नहीं होता, दे दिया ऐसे ही। आप देखेंगे कि आप कहीं पे भी जाएंगे वो दवाई देंगे तो उसके साथ में आपको एक एंटीबायोटिक दे ही देंगे, वो जैसे लगता है कि उसके साथ में एक कंपलसरी जो है नेसेसरी पार्ट है एंटीबायोटिक देने का। लेकिन इससे क्या होता है, जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है ये बढ़ रहा है हमारा, AMR। अब ये क्या होता है AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है, जो आपके माइक्रोब्स होते हैं, चाहे वो फंगस हो गया, चाहे वो विषाणु, जीवाणु, कवक, ये जो सारी चीज़ें हैं आपके जो है बैक्टीरिया हो गए, फंगाई हो गया, ये जो सारी चीज़ें हैं ये किसी इनसे कोई अगर आपके पास अंदर बीमारी हो रही है, पनप रही है, और आप लगातार जो है अगर बिना किसी प्रेस्क्रिप्शन के, बिना जाने समझे, और आपको नहीं भी हो रही तो भी आप जो है ये दवाइयाँ खाते जा रहे हैं एंटीबायोटिक की, तो इससे क्या होता है, ये आपके माइक्रोब्स होते हैं, आपके जीवाणु, विषाणु, वायरस, आपके फंगाई, ये सारी चीज़ें आपके शरीर में होती हैं, या पैरासाइट हो गए, ये क्या करते हैं जब उनको कंटिन्यूअसली आपसे बाहर से दवाइयाँ जब जरूरत भी नहीं है तो भी मिलती रहती, तो ये एक तरीके का जो है इम्यून डेवलप कर लेते हैं आपके शरीर में, ठीक है। उन्होंने एक इम्यून डेवलप कर लिया, उन्होंने म्यूटेट करना सीख लिया कि ये दवाई आ रही है हमारे शरीर में एंटीबायोटिक की, तो अब ये जो है हमारा जो ये रूप है, ये वाला रूप है, इस पे आकर के ये अटैक करेगी, हमारे वायरस के इस रूप पे अटैक करेगी। लेकिन अब इनको पता चल गया इस रूप पे अटैक करेगी, तो इन्होंने जो है इससे बचने के लिए एक दूसरा रूप धारण कर लिया आपके शरीर में ही, वो जो आपके जो है माइक्रोब्स होते हैं, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो जो है बैक्टीरिया हो, तो उन्होंने दूसरा रूप धारण कर लिया। अब ये जाकर के इस पे तो असर कर रही है, लेकिन जो इन्होंने दूसरा रूप धारण कर लिया, अब इस दवाई को तो मालूम ही नहीं है कि इस पे भी जो है अटैक करना है, तो एक तरीके से उन्होंने इम्यूनिटी डेवलप कर ली आपके शरीर में। अब ये कॉजेज हो जाता है बहुत ज्यादा डेथ का, एक तरीके से बाद में आपके शरीर में जो है कोई ऐसा रोग पनप गया, ऐसी चीजें हो गई, तो इससे डेथ होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप लोग भी जो एंटीबायोटिक होती है उसको बहुत ही सोच समझ के खाया करिए। तो जो AMR है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, ये बढ़ रहा है, मतलब कि जो माइक्रोब्स होते हैं उनमें जो है जो आपके एंटीबायोटिक्स आती हैं उनसे रेजिस्ट करने का उनकी जो क्षमता होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जो आपकी इम्यूनिटी है उससे भी ज़्यादा बढ़ जाती है, जो आपके अंदर जो है माइक्रोब्स होते हैं उनकी, तो इससे प्रॉब्लम हो जाती है, आपकी बीमारियां ज़्यादा पकड़ेंगी और ये जो है डेथ के भी काज हो सकता है। और यहाँ पे आप डेटा देख ही रहे हैं कि 50 से 70% जो है प्रोवाइड करते हैं डॉक्टर्स आज के टाइम पे। और आप देखेंगे कि कोई भी डॉक्टर, आप कहेंगे झोला छाप भी एक डॉक्टर होते हैं, अब कहीं से भी उन्होंने कोई भी डिग्री ले ली कौन ही जानता है। अब वैसे भी उनसे भी कम पढ़े लिखे लोग हैं बेचारे हमारे अगर गांव के, तो वो दौड़ करके उनके पास चले गए। अब मैंने यहाँ पे देखा है दोस्तों, अपनी आंखों की बात बता रही हूँ मैं, कि अब एक डॉक्टर है, एक किसी का हाथ टूट गया, उसके लिए भाई उन्होंने पूरे दिन भर में कम से कम 20 से 25 गोलियां दे दी है चबाने के लिए किसी एक व्यक्ति को, जबकि उसके लिए कितनी ही जरूरत है चीजों की। और ऊपर से आपको हर 10 दिन पे आकर के दिखाना है, प्राइवेट हॉस्पिटल का हाल बता रही हूँ, आपको हर 10 दिन पे आकर के वहां पे दिखाना है, और जो है वहां से फिर से वो इतनी दवाइयों का कट्टा आपको दे देंगे 3-4 हज़ार का, जिससे उनका कम से कम 2 महीने में एक पूरा बिल बन जाए अच्छा खासा, अगर आपका जो है कोई कहीं पे हल्का सा क्रैक भी हुआ है तो। जबकि वहां पे कितनी ही चीज़ों की जरूरत है, आप उनको खाने पीने के लिए प्रेस्क्राइब कर दीजिए, जो आप उनका 3-4 हज़ार उस दवाई पे लगवा रहे हैं, आप कह दीजिए कि इन 3-4 हज़ार का आप ये फल खा लीजिएगा, ये चीज़ें खा लीजिएगा, जिससे आपके शरीर में कैल्शियम बढ़ जाएगा, प्रोटीन बढ़ जाएगा, और चीज़ें आपकी जो है ज़्यादा अच्छी और इम्यून आपकी ज़्यादा डेवलप हो जाएगा शरीर का। तो ऐसी चीज़ वो प्रेस्क्राइब नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी सोचते हैं कि हम जल्दी से ज़्यादा पैसे कमा लें, तो ये इसी तरीके की दवाइयां उनको दे देते हैं। अब उनका जो है जाकर के यही इसी तरीके का साइड इफेक्ट हो जाता है, बाद में लोगों को अलग तरीके की और ज्यादा बीमारियां उनको पनपने लग जाती हैं। और यहाँ पे जो अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं वो ज़्यादा ही बेटर होते हैं एक तरीके से, आप समझ लिए, आपके जो है प्राइवेट हॉस्पिटल से, क्योंकि वहाँ पे उनको मान लीजिए एम्स वगैरह है, क्योंकि वहाँ पे इतने ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं तो उनके पास इतना फालतू का चीज़ नहीं है, या तो वो उनसे तो पैसा लेना नहीं है उनको, तो उनके पास इतनी फालतू की चीज़ नहीं होती कि वो आपको ज़बरदस्ती की दवाई प्रोवाइड करवा दे, क्योंकि जितनी दवाई है उसमें वो सबको उनको बांटना है, सबको देना है, सबको देखना है उसमें। तो उनके लिए ये नहीं है कि हम जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा किसी एक ही पेशेंट को दवाई भर भर के दे दे। तो एक व्यक्ति का मैंने देखा वहाँ पे ऑपरेशन हुआ एम्स में,
पूरा बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ इसका जो है, मतलब एक तरीके का आप कहिए हड्डी का ऑपरेशन था, कहीं से हड्डी कट करके उन्होंने कहीं और पे हड्डी लगाई। इतने बड़े ऑपरेशन के लिए भी उन्होंने बस उसको जो है एक एक गोलियां दी थी खाने के लिए, 1 महीने के लिए सिर्फ एक गोली दी खाने के लिए, इतने बड़े ऑपरेशन के बाद भी, ठीक है। और चीज़ों को थोड़ा प्रेस्क्राइब किया कि आप खाने पीने पे ध्यान दीजिए, इस चीज़ को ऐसे करिए, तो वहाँ पे उसको नहीं। अब यही अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता, ऊपर से खर्चा भी नहीं आया उस इंसान का बहुत ज़्यादा, 20-30 हज़ार, मेरे नोन में ही है, 20-30 हज़ार 40 हज़ार का खर्चा आया। और उसी चीज़ का ऑपरेशन करवाने के लिए प्राइवेट में पता किया तो 3-4 लाख रुपए लग रहे थे, 5 लाख रुपए लग रहे थे। और वहाँ पे करवाने तो ठीक है, एक बार में आपने करवा लिया तो करवा लिया, उसके साथ में जो आपको 2 महीने 3 महीने वो घुमाते रहेंगे, चक्कर लगवाते रहेंगे, और आपको इतनी ढेर सारी दवाइयों का कट्टा देते रहेंगे, साथ में आप खाते रहेंगे उसको, वो प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट करती है। और यहाँ पे अब ये आर्टिकल पे देखते हैं हम दोस्तों, तो आप लोगों को कोई भी दवाई खाने से बेटर है कि आप अपनी इम्यूनिटी को थोड़ा बूस्ट करिए, क्योंकि आप उल्टी सीधी चीज़ें आज के टाइम पे इतनी ज़्यादा बढ़ गई है खाने पीने की मार्केट में, कि लोग वही खाते रहते हैं और उनकी तबीयत होती रहती है ख़राब। अब ख़राब होगी तो भाग के आज को लगता है कि नहीं, ये वाला फल थोड़ा सा हमें ज़्यादा महंगा लग रहा है, इसकी जगह हम क्या करते हैं, अपने बच्चे को एक पैकेट कुरकुरे दिलवा देते तो सस्ता था, ये तो 10 रुपए का मिल रहा है, ये मुझे 20 रुपए का लेना पड़ेगा। अरे भाई, अभी आप देख रहे हो ना, कल को आपके बच्चे की जब तबीयत खराब हो जाएगी ना, तो वो 20 रुपए की जगह वो 20 हज़ार का आप खर्च करके चले आओगे। ऊपर से बच्चे के शरीर में वो कोई फायदा भी नहीं करेगा कि आपने दवाई ले ली, बस उतना ही तक है। कम से कम ये कंटिन्यूअसली आप बच्चे को देते रहोगे, करते रहोगे, तो उसकी जो है इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, उसकी सोचने समझने की क्षमता भी काफ़ी आगे जा करके अच्छी हो जाएगी। लेकिन इन चीज़ों को जल्दी कोई सोचता नहीं है। इसके लिए लिटरेसी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लोगों को कम से कम अवेयर किया जाए न्यूट्रिशन को लेकर के बच्चों को। तो यहाँ पे बात क्या है दोस्तों, केरला ने इस H1 रूल को लागू करने की बात कह दी है कि हम जो है H1 रूल को पूरे तरीके से लागू करेंगे, और वो दोनों ही लेवल पे हम लागू करेंगे। जो ये आपका इन्होंने कहा कि पहले लेवल की जो फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक्स होती हैं, जो गवर्नमेंट 2013 में चेन्नई डिक्लेरेशन में बोल दिया था कि जो है आप फर्स्ट लाइन की एंटीबायोटिक जो है गवर्नमेंट बिना किसी प्रेस्क्रिप्शन के भी जो है मेडिकल स्टोर बिना किसी प्रेस्क्रिप्शन के भी जो है पेशेंट्स को दे सकते हैं। तो केरला गवर्नमेंट ने कहा नहीं, हम जो है H1 को पूरी तरीके से लागू करेंगे, हम 2013 वाला चेन्नई डिक्लेरेशन लागू नहीं करेंगे, हम 2011 में जो गवर्नमेंट का H1 रूल आया था उसको लागू करेंगे। हम दोनों ही लेवल पे, फर्स्ट लाइन का जो एंटीबायोटिक है, सेकंड लाइन का एंटीबायोटिक है, दोनों पे ही हम ये कड़ा प्रतिबंध लगवा देंगे कि जब तक डॉक्टर की जो है उनके पास जो है प्रेस्क्रिप्शन ना हो, पर्चा ना हो, तब तक उनको एंटीबायोटिक ना दी जाए। और केरला ये करने में सक्षम कैसे हुआ दोस्तों, आप जानते ही हैं कि केरला सबसे ज़्यादा, इंडिया का सबसे ज़्यादा एजुकेटेड जो है आप स्टेट कह लीजिए, सबसे ज़्यादा लिटरेसी है वहाँ पे केरला में। ऊपर से वहाँ पे पेशेंट और डॉक्टर रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो गांव के लेवल पे भी आप जो है आपको अच्छे खासे डॉक्टर्स मिल जाएंगे। तो इस वजह से ये रूल लागू करने में केरला को इतनी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हालांकि बात ये कही जा रही है कि अब ये रूल लागू करने के बाद ज़रूरी नहीं है कि तुरंत का तुरंत आपको इम्पैक्ट दिखने लग जाए, तुरंत का तुरंत आपको जो है परिवर्तन दिखने लग जाए। उसके लिए काफ़ी टाइम लग सकता है, लेकिन शुरुआत तो आपको अभी तो करनी ही पड़ेगी। तो ये H1 रूल आपने जान लिया कि H1 रूल क्या है, एंटीबायोटिक्स से रिलेटेड जो है H1 रूल है आपका। और आपका जो है AMR आपने देख लिया, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस देख लिया आपने, और आपने देख लिया कि ये जो चेन्नई डिक्लेरेशन था हमारा, चेन्नई डिक्लेरेशन में जो फर्स्ट लाइन की एंटीबायोटिक्स होती थी और सेकेंड लाइन की एंटीबायोटिक के बारे में हमने देख लिया, ये कहाँ है। और केरला ने इसके लिए जो H1 रूल है इसको लागू करने के लिए क्या योजना क्या लागू करी है, ये अमृत योजना। केरला's ऑपरेशन अमृत प्रोहिबिट्स ओवर द काउंटर सेल्स ऑफ एंटीबायोटिक्स विदाउट अ प्रेस्क्रिप्शन। ओवर द काउंटर की जो प्रेस्क्रिप्शन एंटीबायोटिक्स मिलती हैं उसको बंद करने के लिए केरला की ये ऑपरेशन क्या है, अमृत। इसका फुल फॉर्म क्या है अमृत का, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ। ये याद रखना है हमें कि अमृत जो है एंटीबायोटिक्स को जो है कंट्रोल करने के लिए, उसके प्रेस्क्रिप्शन को कंट्रोल करने के लिए और H1 रूल को लागू करने के लिए केरला लेकर के आई है, जो कि H1 रूल हमारा 2011 का रूल था। और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। केरला हैज़ implemented the 2011 H1 rule that prohibits OTC sales of all classes of antibiotics over the counter। over the counter का मतलब यही होता है कि आप जो है ओवर सीधे जाकर के काउंटर पे आपने जो है कहा कि हमें एंटीबायोटिक दे दो, सामने वाले ने आपको एंटीबायोटिक दे दी। तो ओवर द काउंटर यही चीज़ें होती है कि डायरेक्ट आप जाकर के जब लेते हैं। केरला हाई डॉक्टर पेशेंट रेशियो है,
विलेजेस में भी हेल्प इन इन्फोर्सिंग द H1, विलेजेस में भी डॉक्टर्स आपको अच्छे खासे मिलेंगे, तो इस वजह से ये लागू करने में इनको दिक्कत नहीं हो रही है। 50 to 70%, ये जो रिपोर्ट आई थी यही बता रही थी, 50 से 70% जो है फालतू की जो है एंटीबायोटिक्स डॉक्टर्स द्वारा दे दी जाती है। रिड्यूसिंग द इंसिडेंट्स ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस विल शार्पली एंड क्विकली रिड्यूस द डिमांड फॉर एंटीबायोटिक्स। यहाँ पे एक बात और कही गई है कि जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस होते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस क्या होते हैं दोस्तों, मेन मुद्दा यहाँ पे यही है। अब जैसे कोई हॉस्पिटल में गया, भर्ती हो गया, तो हॉस्पिटल में साफ सफाई अच्छी नहीं है, चीजें अच्छी नहीं है, तो वहां पे इतने पेशेंट दिन भर में आ रहे हैं कि उस हॉस्पिटल से ही जो है किसी को कोई इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसके लिए क्या कर देते हैं डॉक्टर, फालतू का ही एंटीबायोटिक दे दिया कि भैया आप हमारे यहाँ आए हो, यहाँ पे कोई आपको जो है लग ना जाए, कोई इन्फेक्शन ना लग जाए, तो ये लो साथ में आप एंटीबायोटिक खा लो। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा कि अब आपको जो है आपका क्या कहते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड जो इन्फेक्शंस हैं, हर जो है हॉस्पिटल को बताना पड़ेगा मंथली बेसिस पे, आपको जो है काउंट करके कि कितने ज़्यादा जो है आपके केसेस आ रहे हैं इन्फेक्शंस के हॉस्पिटल एक्वायर्ड। जैसे अब वहाँ पे इन्फेक्टेड पेशेंट का जो है बेड हो गया, साफ सफाई नहीं है, वहां पे कोई जो है इन्फेक्शन लग गया किसी को, या फिर इंजेक्शन वगैरह में ब्लड वगैरह से या किसी भी चीज़ से, मतलब कि जो गंदगी होती है उससे भी उनको लग गया, ऑपरेशनल रूम में जाकर के वहां पे कोई ऐसी चीज़ हुई तो वहां से जो है उनको कोई इन्फेक्शन लग गया, तो इसको हम कहते हैं हॉस्पिटल से ही जो इन्फेक्शन मिल जाता है। तो इसका रेशियो काफ़ी ज़्यादा होता है, इसकी वजह से एंटीबायोटिक्स जो है बहुत ज़्यादा प्रेस्क्राइब की जा रही हैं। तो गवर्नमेंट कह रही है कि पहले आप ये बताओ और इनको कम करो, जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है इसके रेट को कम करो, तभी जो है काफ़ी ज़्यादा हमें हेल्प मिल पाएगी ये जो है एंटीबायोटिक्स की जो है कमी करने में, ठीक है, एंटीबायोटिक्स को देने के लिए कमी करने में, ठीक है। रेशनलाइजिंग एंटीबायोटिक्स यूज इन हॉस्पिटल्स एंड बैनिंग ग्रोथ प्रोमोशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इन पोल्ट्री एंड फिश फार्म्स एंड एग्रीकल्चर विल हैव अ बिग इम्पैक्ट। देखिए, रैशनलाइजिंग एंटीबायोटिक यूज इन हॉस्पिटल्स में उसका रैशनलाइजेशन करना, उसका एक तरीके से तार्किक रूप से दिया जाना, जब जरूरत हो तभी दिया जाना, एंड बैनिंग ग्रोथ प्रोमोशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का यूज ग्रोथ के लिए भी किया जाता है, पोल्ट्री फार्म में किया ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कि क्या कहते हैं, एग्स को पैदा करवाने के लिए, एग्स की हैचिंग करवाने के लिए, पोल्ट्री फार्म में जहाँ पे मुर्गे उर्गे पाले जाते हैं उन्हीं को पोल्ट्री फार्म बोलते हैं, चिकन के लिए, और फिश के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फिश पैदा हो सके, और एग्रीकल्चर में भी, एग्रीकल्चर विल हैव अ बिग इम्पैक्ट, तो एग्रीकल्चर में भी, तो इससे जो है इन सब चीज़ों को रैशनलाइज किया जाएगा, इनको कम किया जाए, तो इससे जो है काफ़ी बड़ा हमें इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो इनसे भी एंटीबायोटिक जो है फिर किसी और के शरीर में जाएगी, किसी और के शरीर में जाएगी, तो इनसे भी जो है इन्फेक्शन फैलता है और ये AMR हमारा बढ़ता है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। कर्बिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रिक्वायर्स अ मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच इन्फोर्सिंग द OTC रेगुलेशन अलोन विद नॉट बी सफिशिएंट। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है ये मल्टी प्रोंग जो है, मतलब कई तरीके के आपको जो है रेगुलेशंस लाने पड़ेंगे, हर जो है सेक्टर से, हर डायमेंशन से, हर पक्ष से आपको कई कई तरीका का रेगुलेशन लाना पड़ेगा, तब जा करके इसको हम रोक पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ हम सोचेंगे कि जो है ये ओवर द काउंटर जो है प्रेस्क्राइब ना करे अगर कोई, तो इससे कमी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। इससे जो है लोगों को पहले नंबर तो आप अवेयर करिए, जो पढ़े लिखे हैं, नहीं भी पढ़े लिखे हैं तो भी उनको अवेयर करिए कि आपको ज़बरदस्ती का एंटीबायोटिक्स जो है लेकर के चबाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसकी कमी करिए, और हॉस्पिटल्स को जागरूक करिए कि वो जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस होते हैं उनमें कमी करके वो जो है इसको करे, और साफ सफाई रखें, चीज़ों को सही करें। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे इस आर्टिकल में, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था दोस्तों, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से संबंधित, और जो है ये केरला से और H1 रूल से संबंधित। यहाँ पे कहा गया चेन्नई डिक्लेरेशन, ये रहा। फॉलोइंग द चेन्नई डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट एंड इनिशिएटिव बाय मेडिकल सोसाइटीज इन इंडिया, द इंडियन गवर्नमेंट मॉडिफाइड द रूल टू लिमिट द OTC रेस्ट्रिक्शंस। ये वही चीज़ मैंने आपको बताई, चेन्नई डिक्लेरेशन के बाद में जो गवर्नमेंट ने रूल में चेंज किया था। तो चलिए अगले आर्टिकल की तरफ चल लेते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा, ऑल NABH हॉस्पिटल्स, चलिए लगभग मैंने आपको सारे फैक्ट्स उसमें से जो इंपॉर्टेंट थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने सारे आपको बता दिए। और अगला क्या है, ज़्यादा नहीं है इसमें, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, बस ये 76% ऑफ TB पेशेंट्स पेड फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट। जो 76% TB पेशेंट्स है उनको गवर्नमेंट, जो TB पेशेंट्स होते हैं गवर्नमेंट उनको कुछ पैसे प्रोवाइड करवाती है, क्योंकि TB की जो मेडिसिन होती है
तो यहाँ पे ये आर्टिकल है, ये भी बहुत बड़ा आर्टिकल नहीं है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जो हमारा टीबी के लिए प्रोग्राम चलाती है हमारी गवर्नमेंट, वो क्या प्रोग्राम चलाती है? निक्षय, 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 निक्षय। ये किस चीज से संबंधित जो है प्रोग्राम है हमारा? निक्षय, निक्षय। ये किससे संबंधित है? ये टीबी से संबंधित है, जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से टीबी की पूरी जो है आपकी वो प्रोवाइड करवाई जाती है सुविधा, कि आप उसको सही, मतलब टीबी को सही करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसमें गवर्नमेंट 500 रुपए का जो है निक्षय प्रोग्राम, निक्षय पोषण योजना है, निक्षय पोषण योजना, पोषण योजना। इसके तहत गवर्नमेंट 500 रुपए का, जब तक आपकी जो है मेडिसिन चल रही होती है, तो 500 रुपए का आपको पैसे देती है, 5 मंथली बेसिस पे सॉरी दोस्तों, 500 रुपये पैसे देती है मंथली बेसिस पे, जिससे कि आप जो है खाने पीने पे भी अपने ज़्यादा ध्यान रख सके। जो टीबी की ये टीबी पेशेंट्स की जो दवाइयाँ चलती हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड दवाइयाँ होती है, जिसके लिए खाने पीने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसी के चलते जो है ये निक्षय पोषण योजना के तहत गवर्नमेंट जो है पैसे प्रोवाइड करवाती है। लेकिन अब यहाँ पे जो है 76% ऑफ टीबी पेशेंट्स पेड फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट, न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए 76% ही पेशेंट्स को जो है न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिल पाया है, वो भी जो है पूरे मंथली कंटिन्यूसली नहीं मिल पाया। तो ये बात कही जा रही है। तो यहाँ पे जो टर्म्स थे वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, जो गरीब लोग होते हैं उनके पास खाने पीने के लिए वैसे भी पैसे नहीं हैं, और जिनके पास बहुत अच्छे खासे पैसे हैं तो वैसे भी गवर्नमेंट के पास जल्दी जाते नहीं हैं अपने दवाई करवाने के लिए। जो जाएंगे बेचारे वो बहुत ही निचले तबके के लोग होते हैं, तो उनके लिए जो है दवाई मिल जाना ही बड़ी बात है। तो खाने पीने का तो कोई ध्यान ही नहीं रखता वैसे भी। तो गवर्नमेंट इसलिए 500 रुपये दे दी कि आप भैया अपने थोड़ा खाने पीने पे भी ध्यान रखो, अपने शरीर का ध्यान रखो, जिससे दवाई सही से आपको असर करेगी, नहीं तो वो दवाई ही आपको मार डालेगी, इतनी ज़्यादा हार्ड दवाइयाँ होती हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पे 500 रुपये यही कह रहे हैं कि जो है दिया जाता था, और अभी जो है इसमें बहुत ज़्यादा, अभी एक उसमें जो है एक मंथली बेसिस पे 76.1% को मिला 2022 में। आगे क्या कह रहे हैं? द स्टेट वर क्लासिफाइड एज अ हाई, मीडियम एंड लो बेस्ड ऑन द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द एनटीपीई। जो एनटीपीई है ये नेशनल जो ट्यूबरकुलोसिस का जो है एक तरीके का ये मेजरमेंट है। उसमें क्या है? इन द गिवन स्टेट्स विद अ टीबी स्कोर ऑफ ओवर 80 वर ग्रुप्ड अंडर हाई। इसमें एनटीपीई होता है, एनटीपीई, एनटीईपी। इसके अंतर्गत जो है कुछ ऐसे स्टेजेस बताए गए हैं। एक जो हो गया, मान लो 60 हो गया, 60 से लेके 80 हो गया, 60 से लेके 80 हो गया, और 60 से नीचे मतलब कि आप समझ लो 50 हो गया, 60 से नीचे हो गया। तो जो 60 से नीचे जिनका जो है एनटीपीई का स्कोर है, वहाँ पे जो है समझ लो पेशेंट्स, जो टीबी के पेशेंट्स हैं वो काफ़ी कम है, और 80% से ऊपर जिनका हो गया जिन स्टेट्स का, वो ज़्यादा, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स हैं। तो ये जो है एक तरीके का ये मेजरमेंट है। एनटीपी इन द गिवन स्टेट विद अ टीबी स्कोर ऑफ ओवर 80 वर ग्रुप्ड अंडर हाई, while those with a TB score between 60 to 80 were classified as medium। 60 से 80 के बीच में जो थे वो मीडियम लेवल पे क्लासिफाइड किए गए स्टेट्स, और जो 80 के ऊपर थे वो हाई लेवल पे क्लासिफाइड किए गए, और जो 60 से नीचे थे वो जो है लो लेवल पे क्लासिफाइड किए ये टीबी के स्टेट्स। 3 स्टेट्स फ्रॉम ईच कैटेगरी वर रैंडमली सिलेक्टेड। 3 स्टेट्स फ्रॉम ईच कैटेगरी वर रैंडमली सेलेक्टेड। इनमें से 3 स्टेट्स को जो है रैंडमली सेलेक्ट किया गया, तीनों ही इस कैटेगरी से, लो, मीडियम और हाई से। दिल्ली, राजस्थान एंड बिहार को देखा गया। हैड टीबी स्कोर लेस देन 60। दिल्ली, राजस्थान और बिहार में टीबी स्कोर कितना था? 60 से कम था, मतलब ये लो टीबी स्कोर के उसमें आते हैं, कैटेगरी में आते हैं ये राज्य। और वाइल उत्तराखंड, तेलंगाना और तमिलनाडु हैड मीडियम ट्यूबरक्लोसिस, इनका मीडियम वाला स्कोर था, मतलब 60 से 80 के बीच में था, 60 से 80 के बीच में था। और अगला इन्होंने बताया, हैड मेघालय, ओडिशा एंड गुजरात हैड हाई टीबी स्कोर। कौन कौन से? गुजरात में, ओडिशा में, मेघालय में, और इनका स्कोर कितना था? ग्रेटर देन 80 था। ठीक है, तो ये एनटीपीई स्कोर होता है एक तरीके का, जिसमें 80 से लेकर के 60 से लेकर के 80 तक का है, 60 से लेकर के 80 तक का। 80 से ऊपर हुआ तो हाई हो गया, 60 से नीचे हुआ तो लो हो गया, और 60 से 80 के बीच में हुआ तो मीडियम हो गया। तो ये कैटेगरी वाइज है। तो ये कुछ स्टेट्स हैं जो मीडियम, हाई, लो में आते हैं। गुजरात, ओडिशा और मेघालय ये आपके जो है एकदम से हाई में आ जाते हैं, और आपका दिल्ली, राजस्थान और बिहार आपके जो है लो में आ गया, और तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु आपका मीडियम में आ गया। ठीक है, तो आगे ये देखिए,
If in 2022 only 1.6 million, 66% of 2.4 million notified TB cases received at least 1 month's payment of 500, 2022 में 66% जो है लोगों ने मंथली, एक मंथ का जो है कम से कम 500 रुपए जो है प्राप्त किया। अंडर द निक्षय पोषण योजना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रोग्राम फॉर न्यूट्रिशन, ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रोग्राम मतलब उनके सीधे अकाउंट में जाते हैं पैसे। सपोर्ट एज पर द इंडियन टीबी रिपोर्ट 2023, अ स्टडी दैट एनालाइज द डेटा ऑफ 9 स्टेट्स, 9 स्टेट का जो है एनालाइज करता है, फाउंड दैट 2022 76.1% ऑफ टीबी पेशेंट्स रिसीव्ड एटलीस्ट, इन्होंने कम से कम 2022 में एक महीने का मंथ पेमेंट अप फ्रॉम 56.9%, 2018 में जो 56.9% था उससे बढ़ करके अभी जो है 76% पे आ गया है ये, जो कम से कम 2022 में कम से कम एक महीने का उनको जो है पैसा मिला हुआ है। दो द टाइम टेकन टू रिसीव द फर्स्ट पेमेंट हैज रिड्यूस्ड सिंस 2018, मोर देन 50% ऑफ पेशेंट्स हैड टू वेट फॉर ओवर 3 मंथ्स, कम से कम उनको 3 महीने पहले वेट करना पड़ रहा था। 50% लोगों को, 50% से ज़्यादा लोगों को receive the first installment. The study which analyzed the data from 2018 to 22 of 9 randomly selected states, जो randomly select किए थे जिसमें तमिलनाडु, तेलंगाना, ओडिशा, बिहार, गुजरात, राजस्थान और उत्तराखंड एंड मेघालय, was published recently in the journal BMC Public Health. The study was conducted by researchers at the Chennai-based National Institute of Epidemiology Institute of Epidemiology चेन्नई में बेस्ड है, उन्होंने ये रिसर्च कंडक्ट करवाया और बीएमसी पब्लिक हेल्थ जर्नल में निकला हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अभी बहुत ज़्यादा छोटे छोटे आंकड़े हैं तो उसका जो है हमें इतना ज़्यादा वो नहीं है। और यहाँ पे ये आप देख लीजिए, ये जो है इन एक तरीके का ये स्कोर देते हैं। द स्टेट वर क्लासिफाइड हाई, मीडियम एंड बेस्ड ऑन द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ एनटीईपी जो है नेशनल जो ट्यूबरक्लोसिस को जो एक तरीके से क्योर करने में, उसको जो है सही करने में जो एक तरीके का स्कोर होता है वही आपका एनटीईपी कह लीजिए। तो ये स्कोर था आपका 60 से लेकर के 80 के बीच में होता है ये, तो ये मैंने आपको बता दिया है। एंड लॉन्गर डिलेज कहाँ पे हुआ आपको देखने, 2022 में दिल्ली followed by Tamil Nadu and Gujarat recorded the most improvement in the cash disbursement at the end of 5 years। ये 3 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे कैश डिसबर्समेंट में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। और ओडिशा एंड उत्तराखंड विच हैड अ हाई टीबी स्कोर ऑफ 85.1% हैड 72.9 रिस्पेक्टली इन 2018 रिपोर्टेड अ फर्दर 10% इन केसेस। तो ये सारी चीज़ें छोड़िए, आपके जो है बहुत ज़्यादा अभी काम की नहीं है। जो मेन है स्कोर वगैरह कैसे दिया जाता है, एनटीईपी क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपने देख ली। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे। बाकी यहाँ पे बस यही बताया गया है कि जो इंस्टॉलमेंट कैसे कितने रुपए में योजना पैसे मिले हैं, बस उतनी चीज़ें हैं। लेकिन जो बीमारी से संबंधित थी वो आपने देख ली। चलिए चल लेते हैं आगे के, हम जो है अपने आर्टिकल को देख लेते हैं। अगला का आर्टिकल क्या है हमारा, व्हाट इज़ द सुप्रीम कोर्ट इंटरिम ऑर्डर ऑन द फॉरेस्ट एक्ट। हमारा जो फॉरेस्ट एक्ट आया उसमें चेंजेस क्या किए हमारी गवर्नमेंट ने 2023 में जो है उसमें कुछ चेंजेस किए हमारे फॉरेस्ट एक्ट में, जिसको देखते हुए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई। स्टेट्स ने कुछ जो है इशू रेज किया कि अभी जो इन्होंने फॉरेस्ट की डेफिनेशन में बदलाव किया है, फॉरेस्ट लैंड के जो है कवर में बदलाव किया है, उससे क्या हो रहा है कि कई लैंड ऐसे हैं जो फॉरेस्ट एरियाज़ में काउंट किए जा सकते थे, वो उससे बाहर हो गए। तो वो जो है जब फॉरेस्ट एरियाज़ जो है फॉरेस्ट में काउंट नहीं होंगे, क्लासिफाइड नहीं होंगे गवर्नमेंट की लिस्ट में, तो उनका मिसयूज़ हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो इसलिए अभी इस पे जो है गवर्नमेंट, हमारी सुप्रीम कोर्ट फिर वहाँ पे अपील गई, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि भैया रुको, हमारा जो एक केस था 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने केस क्या था हमारा, वो केस था आपका तमिलनाडु गोदावर्मन थिरुमुलपाद केस। तमिलनाडु गोदावर्मन थिरुमुलपाद केस था वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। यही मैंने आपको क्वेश्चन में दिया है, आपको जो है आंसर करना है यहाँ से किस चीज से संबंधित है वो। तमिलनाडु गोदावर्मन थिरुमुलपाद केस जो था 1996 का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है कुछ जो है परिभाषा बताई थी, फॉरेस्ट की परिभाषा बताई थी कि अच्छा ये चीज़ें मानी जाएंगी फॉरेस्ट के अंदर। तो उन्होंने कहा कि अभी वहीं पे डिक्शनरी डेफिनेशन दी थी तो उन्होंने कहा अभी सुप्रीम कोर्ट ने कि अभी जब तक जो है आप पूरे तरीके से क्लासिफाइड नहीं कर देते हो, आप पूरा डेटा आंकड़ा ला करके नहीं देते हो, आपके जो सारे स्टेट्स हैं वो फॉरेस्ट का एरियाज को जो है पूरा डेटा नहीं, तब तक जो है आप इसी डिक्शनरी डेफिनेशन को, फॉरेस्ट की डिक्शनरी डेफिनेशन को ही लागू करवाइए, यही जो है लागू होगा। तो इसके बाद भी बात क्या है
Yes, till a final verdict is handed out on a petition challenging the amendment फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 2023 में जो अमेंडमेंट किया गया उसी को लेकर के जो है कोर्ट में पहुंच गए थे लोग. The court has also asked the government to make public by April a consolidated record of land deemed as forest by states and union territories. जो डीम्ड फॉरेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, वो फॉरेस्ट तो होते हैं, वो देखने में आपको फॉरेस्ट जैसे लगेंगे, लेकिन वो क्या होता है कि वो एक तरीके से गवर्नमेंट के जो है रिकॉर्ड में क्लासिफाइड नहीं होते हैं, उसमें वो जो है इंक्लूडेड नहीं होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम डीम्ड फॉरेस्ट कहते हैं. ठीक है, तो वो क्या होते हैं, उन्होंने कहा कि अब आप जो है जब तक ये पूरा जो है रिकॉर्ड नहीं आप पूरा जो है बना लेते हो तब तक जो है यही डिक्शनरी डेफिनेशन चलेगा, और हमारा जो अगला वर्डिट आएगा तब तक आप यही डिक्शनरी डेफिनेशन चलाओ आप फॉरेस्ट की. और जो ये डीम्ड फॉरेस्ट है, डीम्ड फॉरेस्ट एज अ बाय स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, और इसका सारा रिकॉर्ड आप जो है पब्लिश करो कि कौन कौन से जो है फॉरेस्ट आपने जो है किस कैटेगरी में कैसे रखा हुआ है. और आगे बात क्या है, व्हाट इज द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट. ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है क्या. एक हमारा आया था द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट विच केम इनटू 1980, 1980 में आया था. वाज कंसीव्ड टू स्टॉप द रेजिंग ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की जो है रेजिंग को, उसके जो है एक तरीके से क्षय को, उसके बर्बादी को रोकने के लिए ये हम जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 लेकर के आए थे. इसी को ही अमेंड किया गया. वॉज एन एस्टिमेटेड 4 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड हैड बीन डाइवर्ट फ्रॉम 1957. जब ये एक्ट नहीं आया था 1951 से लेके 1975 के बीच में लगभग 4 मिलियन हेक्टेयर जो है जो फॉरेस्ट थे वो डाइवर्ट कर दिए गए किसी और काम में, चाहे वो चारागाह बना दिया गया, चाहे उसको खेत में कन्वर्ट कर दिया गया, चाहे वहां पे घर बना लिया गया. तो कितना एवरेज आता था हमारा, लगभग 1951 से 75 में 4 मिलियन हेक्टेयर का आया था. लेकिन जब से ये एक्ट आया 1980 में, उसके बाद से कितना हुआ, 22,000 ही एवरेज निकला है. ठीक है, 22,000 हेक्टेयर का एवरेज आने लगा है. And once the act came into force, the average annual rate of diversion dropped to almost about 22,000 hectares. जो 4 मिलियन हेक्टेयर का एनुअली चेंज हम देख रहे थे 1980 का जो हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया था, उसके पहले 1951 से 75 के बीच में 4 मिलियन हेक्टेयर जो है हर साल ऐसे लैंड होता था, फॉरेस्ट का एरिया होता, जिसको कन्वर्ट कर दिया जाता था किसी और लैंड में, चाहे वहाँ पे सफारी बना दी गई लोगों के घूमने के लिए, जानवरों के लिए, और या वो ग्रेजिंग के लिए बना दिया गया, वहाँ पे कटाई वटाई कर ली कुछ लोगों ने, यहाँ पे खेत बना दिया, घर बना दिए. तो इसके पहले लगभग ऐसा 4 मिलियन सेक्टर जगह होती थी, या गवर्नमेंट ने वहाँ पे कोई फैक्ट्री खुलवा दी, या प्राइवेट किसी ने जो है लैंड को हटवा के वहाँ पे जो है अपनी फैक्ट्री लगा दी किसी प्राइवेट कंपनी ने. तो ऐसे 4 मिलियन जो है हेक्टेयर्स हर साल ही ऐसा कन्वर्ट हो जाते थे. लेकिन जब से ये एक्ट आया 1980 का, तो ऐसा हर साल ही कितने होने लगे, फिर 22,000, बहुत ज्यादा कमी देखने को मिली, इससे 22,000 हेक्टेयर होने लग गया. और अबाउट अ 10th गोइंग बाय फिगर्स साइटेड बाय द सेंटर टू अ पार्लियामेंट्री पैनल टू demonstrates the effectiveness of the legislation. However, the provision of this legislation predominantly applied to a tracts of forest land. फॉरेस्ट लैंड के ट्रैक्ट्स पे जो है ये अप्लाई होता है. रिकॉग्नाइज एज अ सच बाय द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट. ये एक हमारा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट था, ये इंडियन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट था. ठीक है, एक हमारा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो पहले का था, वो पहले से ही हमारे जो सिटीजन्स हैं, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, एक तरीके से जंगलों में रहने वाले लोग हैं, या जो ट्राइबल्स हैं, उनके राइट्स के बारे में बात करता है, उनको जो है एक तरीके का राइट देता है. ये कब का हमारा था, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 में आया हुआ था. तो गवर्नमेंट ने क्या अभी कहा कि हमने इसकी डिक्शनरी में, हमने इसकी डेफिनेशन में इसलिए चेंज किया है जिससे कि ट्राइबल्स और इनका जो राइट है और ये सब चीज़ों को भी हम इंटैक्ट कर पाए, इसको भी हम सुरक्षित कर पाए. तो लेकिन जो अपोजिशन में लोग कह रहे हैं, जो इसके खिलाफ है, उनका कहना है कि हमारे पास तो पहले से ही एक एक्ट मौजूद है. वो एक्ट कौन सा है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 का, जो कि सारी चीज़ों को देखता है. तो आपको फिर से इसमें चेंज करने की क्या ज़रूरत थी. तो यहाँ पे और आगे बात क्या कही, फॉरेस्ट एक्ट ऑफ टिम्बरिंग फेलिंग एट गुदालूर इन तमिलनाडु लेट द सुप्रीम कोर्ट टू डिलीवर द लैंडमार्क जजमेंट गोदावरम थिरुमुलपाद जजमेंट. यही कहा जा रहा है कि वहां पे मतलब बहुत ज्यादा फेलिंग हो रही थी. फेलिंग मतलब होता है पेड़ों का काटना, एक तरीके से फेलिंग बोलते हैं दोस्तों इसको, फेलिंग. ये देख लो, ये भी ध्यान रख लो. फेलिंग मतलब जो पेड़ों की कटाई होती है उसी को हम फेलिंग बोलते हैं. ठीक है, टिम्बर फेलिंग एट गुदालूर इन तमिलनाडु
इलीगली जो है तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा टिम्बर की जो लकड़ी होती है उसकी कटिंग हो रही थी, मतलब पूरे जंगल के जंगल साफ कर दिए जा रहे थे। तो उसी को देखते हुए फिर जो है हमारी गवर्नमेंट, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में ये जो है तिरुमाला गोदावरम का केस था तमिलनाडु का, वो जो है उन्होंने वर्डिक्ट दिया था। इट डिक्रीड दैट द फॉरेस्ट हैड टू बी प्रोटेक्टेड इररेस्पेक्टिवली ऑफ हाउ दे वर क्लासिफाइड एंड हु ओन्ड देम। इन्होंने इस केस में ये कहा था, गोदावरम के केस में ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि ये इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो फॉरेस्ट का एरिया कौन ओन करता है, किसके हाथ में, कोई एक प्राइवेट के लैंड पे भी हो सकता है, जैसे मैं हूँ, मेरा कोई ऐसा एरिया हो सकता है जहाँ पे ढेर सारे पेड़ पौधे हैं, जंगल उगा हुआ है एक तरीके से, तो वो भी एक तरीके से उसको सुरक्षित करना पड़ेगा हमारी सरकार को। उसको ये नहीं कह सकती ये किसी प्राइवेट एंटिटी की संपत्ति है तो वो पेड़ों की कटाई कर सकता है या इसको पूरे तरीके से हटा सकता है। तो ऐसा नहीं होगा, चाहे वो किसी भी तरीके से क्लासिफाइड हो, चाहे वो गवर्नमेंट की लिस्ट में हो, चाहे वो गवर्नमेंट की लिस्ट से बाहर फॉरेस्ट हो, उसको जो है सुरक्षित करना पड़ेगा। ठीक है, दिस ब्रॉट इन द कंसेप्ट ऑफ डीम्ड फॉरेस्ट। यही जो चीज थी, जो नॉन क्लासिफाइड थे एक तरीके के, जो गवर्नमेंट की लिस्ट में नहीं थे फॉरेस्ट, जिनको हम एज अ फॉरेस्ट नहीं मानते थे कि ये फॉरेस्ट नहीं है, लेकिन वो देखने में पूरे तरीके से फॉरेस्ट ही लगते थे, उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपको सुरक्षित करना पड़ेगा। तो इसी से ही आया आपके डीम्ड फॉरेस्ट का ये कंसेप्ट। डीम्ड फॉरेस्ट, डीम्ड का मतलब होता है किसी के जैसा, मतलब किसी, जैसे आप सुनते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी प्रॉपर यूनिवर्सिटी नहीं, लेकिन वो यूनिवर्सिटी जैसी है, ऐसा समझिए, मतलब उसके जैसा होना किसी चीज के। तो डीम्ड फॉरेस्ट का कंसेप्ट आया था। और फॉरेस्ट लाइक ट्रैक्ट्स दैट वरंट ऑफिशियली क्लासिफाइड एज सच इन गवर्नमेंट्स और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स बट लुक्ड लाइक देम। क्या कह रहे हैं, यही चीज ये कह रहे हैं कि डीम्ड फॉरेस्ट क्या था, फॉरेस्ट लाइक ट्रैक्ट्स, फॉरेस्ट के जैसे लगने वाले, वरंट ऑफिशियली क्लासिफाइड, वो ऑफिशियली क्लासिफाइड नहीं किए गए थे गवर्नमेंट में या गवर्नमेंट के रेवेन्यू रिकॉर्ड में, उन फॉरेस्ट को जो है क्लासिफाई नहीं किया गया था। तो ऐसे फॉरेस्ट को हम क्या कहते हैं, डीम्ड फॉरेस्ट, DEEMED, डीम्ड फॉरेस्ट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, डीम्ड फॉरेस्ट। In the 28 years that have passed since the judgment, state based on survey and reports by expert committees have interpreted forests differently। तो अब हर स्टेट के अंडर में जो फॉरेस्ट आते हैं, उन्होंने जो है हर स्टेट ने फॉरेस्ट को इतने साल के बाद में कई तरीके से उन्होंने जो है डिफाइन किया है। तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है यूनिफिकेशन की, किसी स्टेट में जो है अलग तरीके से फॉरेस्ट का डिफिनेशन दिया हुआ है, किसी स्टेट में अलग तरीके से फॉरेस्ट का डिफिनेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रही थी। दिस इज नेचुरल गिवन द वाइड वेराइटी ऑफ फॉरेस्ट, क्योंकि हमारे यहाँ पे आप जानते हैं विविधता कितनी ज़्यादा है, नेचुरली प्रकृति की भी विविधता कितनी ज़्यादा है। कहीं पे आपको इतना बड़ा माउंटेन दिख जाएगा, कहीं पे आपको जो है समंदर दिखेगा, फिर कहीं पे प्लेटू दिख जाएंगे, कहीं पे आपको जो है वेस्टर्न घाट का इतने बड़े जो है जंगल दिख जाएंगे, और कहीं पे आपको पूरा का पूरा बंजर एरिया राजस्थान का दिख जाएगा। तो ऐसे बहुत से डिफरेंट जगह हैं, और आपको डेसिडुअस फॉरेस्ट मिल जाएंगे, पर्णपाती वन मिल जाए, मतलब हर तरीके के जो है आपको फॉरेस्ट अपने इंडिया में ही मिल जाएंगे। दुनिया में जितने तरीके के पाए जाते हैं कहीं ना कहीं वो, ठीक है। कितनी खूबसूरत है दोस्तों हमारा भारत, लेकिन हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हम लोग इस चीज़ को, और हम उसको बचाने की भी कोशिश नहीं करते। जहां मन करे वहीं कूड़ा फेंक देंगे, बर्बाद कर देंगे अपनी चीज़ों को, अपने खुद के देश की खूबसूरती के, और ब्लेम करते रहेंगे बाहर के लोगों को। तो यहाँ पे उन्होंने कहा दिस इज अ नेचुरल गिवन द वाइड वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्लांट्स इन इंडिया, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। इन्होंने उदाहरण दिया छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में क्या है। फॉर इंस्टेंस, डिफाइन अ फॉरेस्ट एज अ ट्रैक्ट दैट स्पैन्स अ मिनिमम ऑफ 10 हेक्टेयर्स इज कवर्ड विद नेचुरली ग्रोइंग टिम्बर। इन्होंने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हम फॉरेस्ट की डेफिनेशन क्या है कि वहाँ पे कम से कम 10 हेक्टेयर का पूरा एरिया कवर्ड हो टिम्बर से, जो कि अपने आप, और वहाँ पे पेड़ पौधे निकले हो, टिम्बर निकला हुआ हो, अपने आप जो है वहाँ पे ग्रोथ हुई हो उनकी, जो कि 10 हेक्टेयर के पूरे एरिया में वो उगे हुए हैं, तो हम इसको जो है फॉरेस्ट में मानेंगे। फ्यूल वुड हो, वहाँ पे टिम्बर की लकड़ी हो, फ्यूल वुड हो, एंड यील्डिंग ट्रीज हो, मतलब अलग अलग तरीके के जो पेड़ पौधे उस जो है क्लाइमेट के हिसाब से वहाँ पे पाए जाते हैं। हैज़ अ डेंसिटी ऑफ 200 ट्रीज और मोर पर हेक्टेयर, और 200 ट्रीज की 1 हेक्टेयर में डेंसिटी होनी चाहिए, या 200 से ज़्यादा की होनी चाहिए। तो ऐसी जगह को जो है वो फॉरेस्ट मानते हैं। गोवा डिफाइंस, और गोवा में क्या है, डिफाइंस अ फॉरेस्ट एज अ पैच ऑफ लैंड हैविंग एटलीस्ट 75% कवर्ड विद फॉरेस्ट स्पीसीज। और वहां पे गोवा में क्या है कि आप वो पूरा एरिया अगर 1 हेक्टेयर का, तो कम से कम 75% का पूरा एरिया वहां पे कवर्ड होना चाहिए। फॉरेस्ट की जो स्पीसीज हैं वो कोई भी पेड़ पौधा हो, कैसे भी जंगली घास वास हो जो अपने आप से उगी हुई हैं, वो एरिया कम से कम 75% का एरिया पूरा जो है कवर होना चाहिए। तो वो पैच पूरा जो है माना जाएगा किसी भी एरिया में कि हाँ ये फॉरेस्ट में आता है।
सम स्टेट्स हैव नो पैरामीटर्स, और कुछ स्टेट के पास कोई पैरामीटर ही नहीं है जो है फॉरेस्ट को डिफाइन करने का। बिकॉज ऑफ वेरिंग डेफिनेशंस ऑफ डीम्ड फॉरेस्ट, एस्टिमेट्स ऑफ देयर टेरिटोरियल स्प्रेड इन इंडिया रेंज फ्रॉम 1 to 28% ऑफ इंडियाज ऑफिशियल फॉरेस्ट एरिया ऑफ 80 मिलियन। ये यहाँ पे यही कह रहे हैं कि बिकॉज ऑफ वेरिंग डेफिनेशंस ऑफ डीम्ड फॉरेस्ट, एस्टिमेट्स ऑफ देयर टेरिटोरियल स्प्रेड इन इंडिया रेंज फ्रॉम 1 to 28% ऑफ इंडियाज ऑफिशियल फॉरेस्ट एरिया ऑफ 80 मिलियन एरिया। कह रहे हैं कि अलग अलग जो है स्टेट में अलग अलग तरीके के डीम्ड फॉरेस्ट को जो है डिफाइन किया जा रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि लगभग 1 से लेकर के 28% की रेंज जो है आ रही है किसी भी जगह पे जो है ऑफिशियली हम काउंट करें डीम्ड फॉरेस्ट की, और जो कि 80 मिलियन टोटल आप देखेंगे तो 80 मिलियन हेक्टेयर एक तरीके से डीम्ड फॉरेस्ट के एरिया में जो है ऑफिशियल फॉरेस्ट एरिया ऑफ 80 मिलियन, उसको जो है ऑफिशियली जब हम देखेंगे तो वो 80 मिलियन हेक्टेयर का जो है एरिया आता है हमारे इन सारे डीम्ड फॉरेस्ट में। द सेंटर रिसेंट अटेम्प्ट टू अमेंड द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज ostensibly to bring clarity as there were large tracts of recorded forest land and had already been legally put to non-forestry uses but conformed to states criteria of deemed forest. This posed challenge to the use and down ownership of such land. Such ambiguity also bred a reluctance among private citizens to cultivate private plantation and orchard despite their सिग्निफिकेंस इकोलॉजिकल बेनिफिट्स। यहाँ पे ये बात कह रहे हैं कि अब यही जब हमारी गवर्नमेंट ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लेकर के आई, उसमें चेंजेस करने के लिए बात क्या हुई कि ये चीजें हो रही थी कि कोई भी एरिया है, कोई भी स्टेट है, क्राइटेरिया ऑफ डीम्ड फॉरेस्ट, वहाँ पे डीम्ड फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वो किसी ऑफिशियल रिकॉर्ड में नहीं है, वो किसी जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी में है, कोई ओन कर रहा है। तो यहाँ पे जो है उसको कटिंग करना, फॉरेस्ट को ख़राब करना, ख़त्म करना जो है लोगों के लिए ज़्यादा आसान हो जा रहा है, क्योंकि वो सोच रहे थे हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है और हम इसको जो है काट सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। तो इसलिए वो चाहे उसका उस एरिया का कितना भी इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट के हिसाब से कितना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता था हमारे लिए, तो लोगों को तो भाई क्या ही फ़र्क पड़ता है। वो तो आज के आज उनको बोल दो जो आरा मशीन वगैरह होती हैं उनके लिए तो लकड़ी चाहिए होती है, बस कहीं से भी मिल जाए, उनकी नज़र लगी होती है, कोई भी हरा भरा भी पेड़ दिख रहा है, कितना भी बड़ा पेड़ है, तो उसको हम काट करके लाए अपने आरा मशीन में किसी भी तरीके से जो है फिट कर लें और उसको हम बेच लें। तो इस तरीके के लोगों की जो मानसिकता होती है, चाहे उनको वो इस चीज़ पे कंसीडर ही नहीं करते हैं कि इसी पेड़ से तो हमें कम से कम जो है सांस लेने को मिल रहा है, नेचुरल जो है प्योरीफाइड कम से कम एयर तो हमें मिल रही है, वो उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। हमारी गवर्नमेंट एक तरीके से कार्बन सिंक बनाने की कोशिश कर रही है। कार्बन सिंक मतलब कार्बन को अब्जॉर्ब कर ले, जिससे कि जैसे पेड़ पौधे जितने ज़्यादा रहेंगे वो एक तरीके से हमारे कार्बन सिंक का काम करते हैं। तो वो जो कार्बन होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जितनी ज़्यादा मात्रा में निकल रही है एटमॉस्फेयर में, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो एब्जॉर्ब कर लें, जिससे हमारी जो क्लीन एनर्जी और जो है क्लीन एनवायरनमेंट का एक तरीके का मोटिव है वो पूरा हो पाए। तो यहाँ पे ये बात कह रहे हैं कि despite the significant ecological for fear that they would be classified as forest and thus render their ownership void। अब उनको यही फियर, जो लोग काट ले कर रहे थे, ये सब कर ले रहे थे, तो अब उनको यही डर लग रहा है कि अब उनका तो ये राइट हट जाएगा, गवर्नमेंट ऐसे लॉज लेकर के आएगी तो ये उनके राइट में नहीं रह जाएगा, तो वो भाग करके कोर्ट के पास जा रहे हैं। तो कोर्ट यही गवर्नमेंट यही बात कह रही है कि अब इनको ये डर लग रहा है, इस वजह से ये लोग ऐसा कर रहे हैं। और इंडियाज एम्बिशन टू क्रिएट अ कार्बन सिंक, हमारा कितना कार्बन सिंक क्रिएट करने का एम्बिशन है भारत का, 2.5 to 3 बिलियन टन, 2.5 से 3 बिलियन टन जो है एक साल में समझ लो कि कार्बन एब्जॉर्व कर लिया जाए हमारे जो है इन्वायरमेंट में। हमारा जो पेड़ पौधे हैं वो बैलेंस कर सके कार्बन को, जितना कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है हमारे जो है इन्वायरमेंट में उसको उतना ही एब्जॉर्ब कर ले हमारे जो है पेड़ पौधे। तो इसका लक्ष्य कितना है हमारा, 2.5 से 3 बिलियन का गवर्नमेंट का। टू मीट इट्स नेट जीरो गोल्स रिक्वायर्ड फॉरेस्ट लॉस टू बी डायनेमिक, जिससे कि हमारा नेट जीरो का जो मोटिव है, नेट जीरो कार्बन मतलब नेट जीरो, देखो नेट जीरो टोटल जीरो हो जाए, जीरो कार्बन हो जाए। जीरो कार्बन का मतलब ये नहीं है कि हम पूरे तरीके से कुछ भी नहीं चलाएंगे, कोई भट्टी नहीं चलाएंगे, कहीं पे कोयले से कुछ नहीं किया जाएगा या लकड़ी नहीं जलाई जाएगी तो कार्बन नहीं होगा, पूरे तरीके से कार्बन खत्म कर देंगे हम, ऐसा नहीं है। जीरो कार्बन का मतलब ये है कि कम से कम जितना हम जो है कार्बन हमारे जो है काम धंधे से जो है प्रोड्यूस होता है कार्बन, उतना कम से कम हमारे पास जो है पेड़ पौधे इतने हो कि उसको उतनी ही मात्रा में वो एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखते हो। तो ये क्या है, नेट जीरो पे हो जाए, जितना पैदा हो रहा है कार्बन उतना ही ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया हमारे पेड़ पौधे ने, तो ये हो गया आपका बैलेंस जीरो। ठीक है,
तो यहाँ पे जो हमारे गवर्नमेंट की ये जो है गोल है ये फुलफिल हो सके, इसके लिए जो फॉरेस्ट लैंड है उसमें उसको डायनेमिक बनाना ज़्यादा जरूरी है, उसको अलग तरीके से परिभाषित करना ज़्यादा जरूरी है। तो ये गवर्नमेंट कह रही है एंड द रूल सॉट टू रिमूव डीम्ड फॉरेस्ट नॉट ऑलरेडी रिकॉर्डेड एज सच फ्रॉम द एम्बिट ऑफ प्रोटेक्शन। अब आगे क्या है, व्हाट डिड द अमेंडमेंट्स डील विद, अमेंडमेंट किससे जो है, जो अमेंडमेंट किया गया था, किया है गवर्नमेंट ने, ये जो है किससे डील करता है, डील ये किस चीज से करता है भैया। The amendment also put beyond the pale of protection forest land situated alongside a rail, a line or a road। जो देखिए अमेंडमेंट ऑल्सो पुट बियॉन्ड द पेल ऑफ प्रोटेक्शन फॉरेस्ट लैंड सिचुएटेड अलॉन्ग साइड, रेल के आसपास जो होता है लाइन पे और जो रोड पे मतलब पेड़ पौधे लगे होते हैं, नेसेसरी टू प्रोवाइड एक्सेस टू अ हैबिटेशन अप टू मैक्सिमम साइज ऑफ 0.10 हेक्टेयर, 0 से मतलब कि 0.10 हेक्टेयर मतलब कि 0.10 हेक्टेयर से भी जो कम होता है, मतलब 10 समझ लो, तो उसका जो है मैक्सिमम साइज ये करने की कोशिश कर रहे हैं उस एरिया में जहाँ पे जैसे रोड वगैरह पे फॉरेस्ट वगैरह हो गए, रेल की पटरियों पे के आसपास जो जंगल होते हैं कुछ कुछ दूरी पे उसके आसपास जो, तो उसको भी ये जो है सुरक्षित करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। फॉरेस्ट लैंड सिचुएटेड विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर्स अलोंग इंटरनेशनल बॉर्डर्स, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर हैं वहाँ पे जो 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे 100 किलोमीटर की दूरी पे जो फॉरेस्ट हैं, और जो हमारे LOC है लाइन ऑफ कंट्रोल हो गया, और जो हमारे LAC है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो हो गया, एंड विच नीडेड टू बी क्लियर टू कंस्ट्रक्ट स्ट्रेटेजिक लीनियर प्रोजेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस वुड ऑल्सो बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द एक्ट। तो ये देखिए ये जो रेल के आसपास की जो है वो भी जो है इससे एक्ट से जो है एग्जेम्प्ट रहेंगे, उसके अंडर में नहीं आएंगे। जो रोड पे आते हैं वो भी उससे जो है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है रोड को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को कुछ पेड़ को हटाना पड़ गया, या फिर जो है जो बॉर्डर के एरियाज हैं वहाँ पे कुछ अदर हमारे सिक्योरिटी पर्पज से, हमारी सुरक्षा के पर्पज से गवर्नमेंट को कुछ बाड़ लगाने पड़ गए, कुछ बनाना पड़ गया, तो वहाँ पे जो फॉरेस्ट है उनको जो है वो थोड़ा सा हैम्पर कर सकता है, उनको काट वाट सकता है। तो इसके लिए इन चीज़ों को इससे जो है छूट प्रदान की गई है। 100 किलोमीटर का जो बॉर्डर से रिलेटेड एरिया होगा, 100 किलोमीटर दूर तक का एरिया जो होगा बॉर्डर से चाहे हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो, लाइन ऑफ जो है लाइन ऑफ कंट्रोल हो, तो वहाँ पे इसको जो है छूट प्रदान की गई है। रिगार्डेड नेसेसरी एनी हेक्टेयर any 10 hectares in a forest regarded necessary for used in constructing security related infrastructure, or 5 hectares in forest land affected by left wing extremism टू वुड बी bereft ऑफ प्रोटेक्शन। और ये कह रहे हैं कि लगभग एनी 10 हेक्टेयर्स इन अ फॉरेस्ट रिगार्डेड नेसेसरी ऑफ यूज इन कंस्ट्रक्शन सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी वो 100 किलोमीटर का एरिया है उसमें से आप एकदम से बॉर्डर के एरिया पे देख लीजिए, वहाँ पे सिक्योरिटी पर्पज से अगर उनको कुछ 10 हेक्टेयर में कुछ बनाना हो तो ऐसे एरियाज, और जो लेफ्ट विंग के एक्सट्रीमिस्ट हैं जो आप देखेंगे छत्तीसगढ़ वगैरह इन सब में जो फॉरेस्ट वगैरह में वो लोग रहते हैं, टू वुड बी बेनिफिट ऑफ प्रोटेक्शन द गवर्नमेंट, इससे भी जो है उनको थोड़ा सा बाहर रखा जाएगा। और यहाँ पे मोर ओवर द प्रॉपर प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट बाई लोकल कम्युनिटीज द सेंटर आर्ग्यूड requires creating livelihood opportunities through the promotion of इकोटूरिज्म, जूज एंड सफारीज, बट क्रिटिक्स हैव पॉइंटेड आउट, ये वही कह रहे हैं कि कुछ कुछ ऐसी चीज़ों के लिए जो ट्राइबल्स हैं उनके फ़ायदे के लिए और जूज और सफारी इन सब के लिए जो है वो ये सारे लॉज लेकर के आए थे, लेकिन अब यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि हमारे पास तो इसको जो है प्रोटेक्ट करने के पहले से ही जो है द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 पहले से ही मौजूद है, तो गवर्नमेंट को इसमें चेंज करने की क्या जरूरत है। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर? द सुप्रीम कोर्ट इंटरिम ऑर्डर implies that forest will continue to be governed as if the recent amendment of the center didn't exist. Most importantly, it said that state constituted expert committee, state को जो है state के जो है expert committee constitute करनी होगी on the extent of deemed forest, कि deemed forest को identify करने के लिए उनके खुद के टेरिटरी के अंदर में अंतर्गत में, और it also struck down schemes to constitute, और यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने कहा कि हम जो है जूस बना सकते हैं टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, सफारी बना सकते हैं, तो उन्होंने इसको भी स्टक डाउन कर दिया कि अभी आप ऐसा नहीं कर सकते हो जू बनाना और सफारी पार्क्स बनाना फॉरेस्ट लैंड के ऊपर में। तो ये चीज़ें हैं फॉरेस्ट एक्ट से संबंधित जो हमने यहाँ पे सारी की सारी देख ली, न्यूज़ में चल रही है। और ये तमिलनाडु गोदावरम
थिरुमुलपाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 1996 में आया था। और ये जो है तमिलनाडु में जो टिम्बर की फेलिंग हो रही थी और जिसको हम एज अ बाद में इसी कंसेप्ट से डीम्ड फॉरेस्ट निकल के आया हमारा बाद में कि डीम्ड फॉरेस्ट क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें। तो अभी देखिए यूक्रेन और रशिया और उसकी 2 साल पूरा होने पे यूक्रेन रशिया की लड़ाई पे आप देखेंगे कि वहाँ पे जो जेलेंस्की हैं यूक्रेन के, उन्होंने एक मीटिंग रखी जहाँ पे आप देखेंगे कि कनाडा के जस्टिन ट्रूडी दिख जाएंगे, मेलोनी दिख जाएंगे आपको इटली की, और जो है मेलोनी का नाम लेते ही मुझे थोड़ी सी जो है मुस्कुराहट आ जाती है क्योंकि मैंने इतने ज़्यादा जो है वो देख लिए हैं, शॉर्ट्स देख लिए हैं मोदी और मेलोनी को मिला करके कि मेलोडी मेलोडी या मेलोदी मेलोदी जो भी हो उनका मिक्स करके नाम, लोगों ने शादी ब्याह भी करवा दिया उनका, और उनके गम में मोदी जी गाना गा रहे हैं। एआई तो क्या है, क्या क्या ही करवाएगा आगे, अभी तो मुझे समझ नहीं आता। तो यहाँ पे उनको बुलाया था, वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हुई, तो उसके चलते अभी ये फिर से जो है यूक्रेन और रशिया का पूरा प्लेस न्यूज़ में बना हुआ है दोस्तों। तो वहाँ पे ये द हिंदू का ही एक जो है मैप निकला हुआ, द हिंदू में ही निकला हुआ है, तो मैंने सोचा बस आपको मैप ही दिखा देती हूँ। मैप में क्या है, ये रशियन टेरिटोरियल कंट्रोल एंड एडवांसेस एज ऑफ फरवरी 19 2024। तो ये रशिया की टेरिटरी है जहाँ पे उन्होंने आगे ये बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे दिखाया जा रहा है कहाँ कहाँ पे अभी वो फिर से अटैक करके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये पूरा एक्वायर कर रखा है रशिया ने, ये जो है आपके यूक्रेन का पूरा एरिया है, उसकी राजधानी जो कीव है यूक्रेन की। तो ये पूरा एरिया कौन कौन सा किसके कब्जे में है, सॉरी, क्रेमिना, लुहांस्क ओब्लास्ट, डोनेस्टक, वुहलेडार, डोनेस्टक ब्लास्ट यहाँ पे है, और ज़ैपोरिज़िया ओब्लास्ट, मेलिटोपोल और खेरसोन ओब्लास्ट, ये सारा जो है अभी रशिया के कब्जे में आ चुका है यूक्रेन का एरिया। और आगे कहाँ कहाँ पे ये जो है बम्बार्डिंग और लड़ाई चल रही है, बख्तमुत में आप देखोगे, एवदीविका में, मैरिंका में, रोबोटाइन में, और ये एक इनका जैपोरिजिया का ये पोर्ट वगैरह इधर के एरिया में है, वो भी आप देख लो। और यहाँ पे आपका सी ऑफ अज़ोव है, और ये मैरियोपोल आपका यहाँ पे इनका जो है रशियन कंट्रोल्ड सिटी आपको यहाँ पे ये दिख जाएगी, ये मैरियोपोल भी है। रोस्टोव ऑन डॉन यहीं पे ही आप देखोगे कि ये भी न्यूज़ में था, ये भी खेरसोन, रोस्टोव ऑन डॉन, ये सारी जगह न्यूज़ में थी कि हमारे जो इंडियंस कुछ हैं वहाँ पे फंसे पड़े हैं, जिनको एज अ मिलिट्री के सपोर्ट के लिए ले जाया गया था, लेकिन उनको फ्रंट बॉर्डर पे भेज दिया गया है, लड़ाई वड़ाई चल रही है। और अभी फिर से रिसेंटली आज के ही न्यूज़ में निकला है कि एक इंसान की वहाँ पे और मौत हो चुकी है, जो इंडियन सिटीजन था। उन्होंने गुहार लगाई हमारे एक्सटर्नल मिनिस्ट्री से कि वहाँ से हमारे लोगों को लेकर के आया जाए, हमें यहाँ से बचाया जाए। वो जो है लालच में गए थे कि वहाँ पर कुछ पैसे उनको मिलेंगे, वहाँ पर वो सपोर्ट में रहेंगे आर्मी के, लेकिन वहाँ पर फिर जो है उनको डायरेक्टली भेज दिया गया फ्रंट पे लड़ाई करने के लिए। तो वो सारा मैप आप देख लीजिएगा, द हिंदू में ही निकला मैप है वो, तो मैंने इसलिए सोचा आपको दिखा दूं, कुछ छूटने ना पाए आपका दोस्तों। 3 न्यू क्रिमिनल लॉज टू कम इनटू फोर्स ऑन जुलाई। जो हमारे अमित शाह हैं, होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कह दिया कि जो 3 क्रिमिनल लॉज थे कौन कौन से थे, द भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड द भारतीय साक्ष्य अधिनियम दैट विल रिप्लेस द इंडियन पिनल कोड। भारतीय न्याय संहिता की जगह कौन सा आ रहा है, आईपीसी। इंडियन पिनल कोड कब आया था ये दोस्तों, 1960 में, 1860 में, 1860 का है इंडियन पिनल कोड। इसकी जगह कौन सा आ रहा है, भारतीय न्याय संहिता आ रहा है। दूसरा आपका सीआरपीसी है, सीआरपीसी, इसकी जगह हम कौन सा लेकर के आ रहे हैं, हम लेकर के आ रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और पहला क्या था आपका, भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, ये इसको रिप्लेस करेगा आईपीसी को, ये बीएनएस रिप्लेस करेगा आपको सीआरपीसी को। और ये जो बीएनएसएस था ये कब आया था, 1898 में आया था, ये 1898 में आया था। आईपीसी आपका 1860 में आया था। और आपका एविडेंस एक्ट जो था वो कौन सा था आपका, एंड द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इंडियन एविडेंस एक्ट जो है 1872 में आया था। तो इंडियन एविडेंस एक्ट को कौन रिप्लेस कर रहा है, हमारा आपका साक्ष्य संहिता, उसको रिप्लेस कर रहा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये रिप्लेस कर रहा है आपको, आपके इसको। तो अब यही जो है लागू होने वाला है 1 जुलाई से उन्होंने बोल दिया है
आपके गृह मंत्री अमित शाह जी ने कि ये लागू हो जाएगा। और इसी को ही लेकर के जो हमारे ट्रक ड्राइवर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा एजिटेट कर रहे थे। इसमें एक रूल था, रूल क्या था, वो सेक्शन क्या था, आपके भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन था, बीएनएस का। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता किसकी जगह पे आ रहा है, आईपीसी इंडियन पिनल कोड की जगह पे आ रहा है 1860 वाले पे। तो ये चीज़ें कुछ याद रखनी है, ऐसे भी क्वेश्चन नॉर्मल आपके जो है पीसेस वगैरह में आ जाएगा तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। और इसी से ही संबंधित आपका ये सेक्शन था। काफ़ी दिनों तक एजुटेशन चला था। आप देखेंगे कि चीज़ों का दाम फलों सब्जियों को दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ट्रक ड्राइवर्स ने जो है हड़ताल कर दी थी। उसमें क्या था, 106(2) सेक्शन 106(2) आपका भारतीय न्याय संहिता का, विच प्रोवाइड्स फॉर पनिशमेंट ऑफ 0 to 10 ईयर्स, 0 से 10 साल तक की पनिशमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे थे कि अगर उनकी जो है गाड़ी से कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, ट्रक से एक्सीडेंट हो गया और वहां से भाग गए, तो हिट एंड रन के केस में उनको जो है 10 साल तक की सजा प्रोवाइड। इसके पहले क्या था, पहले वाले में क्या था, उनको जो है 2 साल तक की ही सजा का प्रावधान था, 2 साल तक की सजा का प्रावधान था। तो इसको लेकर के वो स्ट्राइक पे चले गए थे कि कल को ऐसा कुछ हो गया तो भैया हम तो पूरे के पूरे जो है 10 साल की जेल में ही चले जाएंगे। तो इसको लेकर के स्ट्राइक कर दिया था। तो इस वाले सेक्शन को इन्होंने अभी जो है होल्ड पे रख दिया है कि हम इसको होल्ड पे रख रहे हैं। बाकी चीजों को हम लागू कर देंगे 1 जुलाई के आसपास से। और आगे इन्होंने क्या कहा, हिट एंड रन सेक्शन 106 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, विच प्रोवाइड्स फॉर पनिशमेंट ऑफ 0 to 10 years in hit and run case has been put on hold. Earlier transporters have drivers, इन्होंने वही एजिटेशन किया था उसके बारे में दिया हुआ है। बाकी ये जो है जो ये चीज़ें दी हैं मैंने इसके बारे में बता दिया। ये आपका 25 दिसंबर 2023 को फाइनल हो गया था, पास हो गया था, बन गया था आपका ये criminal laws. Though the legislation were passed on 23rd, the date of implementation was not notified. अभी implementation की डेट नोटिफाइड नहीं थी। MHA नोटिफिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का नोटिफिकेशन क्या है, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कॉन्फर्ड बाई सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 1 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, 46 of 23, the central government hereby appoints July 1, 2024 as the date on which the provision of the said Sanghita except the provision of the entry relating 106 section to 1062 106(2) का जो सेक्शन है, जो ये हिट एंड रन केस से संबंधित था, कौन सा सेक्शन था, 102 का, और ये भारतीय न्याय संहिता से संबंधित था। भारतीय न्याय संहिता इन द फर्स्ट शेड्यूल शैल कम इनटू फोर्स द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ऑन दिसंबर इंट्रोड्यूस द 3 ये चीजें हैं। कॉलोनियल एरा क्रिमिनल, ये कॉलोनियल एरा का था, आप देख ही रहे हैं कि 1860 का है, 1898 का है और ये 1872 का ही है। तो 1900 से पहले के ही सारे के सारे ये थे। तो तब हम जो है ब्रिटिशर्स थी हमारे यहाँ पे थे, उन्होंने ही ये सारे जो है कानून बनाए हुए थे क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और उनको जो है सजा देने के लिए। तो इंडियन पिनल कोड में जो है क्राइम्स को डिसाइड किया गया है एक तरीके से भारतीय न्याय संहिता में, इंडियन पिनल कोड में, कि कौन सा जो है क्राइम करने के बाद में कितने साल की सजा हो सकती है और कौन से सेक्शन में आता है वो। तो ये सब आपकी चीज़ें डिसाइड करता है कौन, आईपीसी डिसाइड करता था। और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जैसे इसके नाम से ही जो है जाहिर है प्रोसीडिंग्स जो होती हैं कि कोई किसी चीज़ में अगर किसी ने मर्डर कर दिया तो उसकी प्रोसीडिंग कैसी होगी, कैसे करके कौन से केस में उसको जो है किस प्रोसीजर के माध्यम से जो है फाइनल उसमें वर्डिक्ट आएगा, उसको जो है सजा दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपकी सीआरपीसी में आती थी। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। इसमें कुछ कुछ और चीज़ें हैं वो मैं आपको देख लेती हूँ। स्लो प्रोग्रेस बाय स्टेट्स, नॉट मेनी स्टेट्स हैव शोन द अर्जेंसी टू ट्रेन द पुलिस। अब इन्होंने कहा कि ये थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको लागू करवाने में, क्योंकि जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं और जो स्टेट्स हैं उनको थोड़ा सा ट्रेन करना पड़ेगा कि हाँ अब जो नया लॉ आया है, नए तरीके से आया है, हमारे पूरे क्रिमिनल लॉ को जो है एक तरीके से इसमें रिवोल्यूशनरी चेंज की बात कही जा रही है कि रिवोल्यूशनरी चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं पहले उनको भी तो जानना समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा कि भाई हम अब किस केस में किसको कैसे पकड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए तो हमें थोड़ा सा अभी टाइम लग रहा है। और सेक्शन 106 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता हैज केप्ट इन अबेयंस, अबेयंस मतलब होता है कि होल्ड पे रख देना एक तरीके से, ठीक है। हो ऑनरिंग द एश्योरेंस गिवन बाय द यूनियन गवर्नमेंट ऑन द ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ऑन जनवरी 2, करंटली अंडर सेक्शन 304, अभी के टाइम पे 304A में ऑफ द इंडियन पिनल कोड, आईपीसी के 304A को ही चेंज करके ये 306(2) है, ठीक है। ये पहले क्या था, आईपीसी का काफी न्यूज में था तो ये हमें याद होना चाहिए, 304A था, 304A सेक्शन था इनका
पहले आईपीसी का, उसमें क्या होता था, द इंडियन पिनल कोड आईपीसी विच विल बी रिप्लेस्ड बाय द भारतीय न्याय संहिता के, भारतीय न्याय संहिता की ये रिप्लेस किससे हो रहा है, 106(2) से, 106(2) सेक्शन से हो रहा है। द पनिशमेंट फॉर काजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस इज 2 years इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन और बोथ। तो इसमें पहले 2 साल का इम्प्रिजनमेंट होता था, 2 साल की जो है सजा होती थी, और फाइन या दोनों चीज होती थी कि आपके नेग्लिजेंस से, आपने ध्यान नहीं दिया, आप लापरवाही की वजह से जो है किसी की डेथ हो जाती है, अगर आप जो है ट्रक वगैरह चला रहे लोग तो ये पहले इस सेक्शन में आता था, अभी इसमें हो गया है। तो चलिए अब चलते हैं हम आगे। हमने देख लिया इन सारी चीज़ों को, एक बारी फिर से हमने रिवाइज मार लिया है इसको कि इसमें क्या क्या चीज़ें थी। और आगे क्या है, द भारतीय न्याय संहिता लिस्ट ऑफेंस सच एज एक्ट्स ऑफ सेसेशन। सेसेशन क्या होता है ये भी देख लीजिए दोस्तों। सेसेशन, सेसेशन एक तरीके से आप सेसेशन को कह लीजिए कि जैसे कोई भी एथनिक ग्रुप हो गया, कोई भी धर्म, बड़ा एक धर्म का ग्रुप हो गया, या कोई भी एक कम्युनिटी हो गई, उसमें से भी कुछ और छोटे मोटी एक कम्युनिटी अपने आप को अलग कर ले और कहे कि नहीं अब हम अलग से जो है अपने लिए अलग से डिमांड करने लग जाए, अपने लिए अलग से स्टेट बनाने लग जाए। मान लो जैसे अभी एक खालिस्तान वगैरह हो गया कि हाँ हम पंजाब में ही हैं लेकिन हम पंजाब से भी अलग हम खालिस्तान बनाएंगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो इसी तरीके से आप कह लीजिए ऐसे ये सेसेशन के ही जो है एक तरीके से एक्ट्स हो जाते हैं। ऐसा काम करना, किसी भी कम्युनिटी से निकल के जो है अलग कम्युनिटी फॉर्म करना, उसके लिए अलग से डिमांड कर लेना, करने लग जाना। आर्म्ड रिबेलियन, जो सशस्त्र रिबेलियन हो जाता है, लोग शस्त्रों के साथ में कोई जो है प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाते हैं। सेपरेटिस्ट, जो सेपरेट करने का काम करते हैं। और एंडेंजरिंग द सॉवरेंटी और यूनिटी ऑफ द कंट्री इन द न्यू अवतार ऑफ द सेडिशन लॉ। ये सेडिशन लॉ का नया अवतार है, जो राजद्रोह का नए तरीके से फॉर्म किया गया है। तो इसमें राजद्रोह में क्या क्या ऑफेंस को इंक्लूड किया गया है, एक्ट्स ऑफ सेसेशन,